वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा लोग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहले देखो बेटा, सारे बच्चों को मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन बिफोर वी स्टार्ट अप। भाई प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। और एक बार देखो बेटा, सारे बच्चों को मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है बेटा? द व्यू ऑफ द स्क्रीन इज एब्सोल्युटली क्लियर आई सपोज। ओके भाई, सॉरी फॉर बिट डिले बिकॉज एज यू नो फाउंडेशन का रिजल्ट अभी जस्ट रिसेंटली आया है, राइट? और आपको एक मजे की बात बताता हूं भाई साहब, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस बार थोड़ा सा एक धांसू काम हो गया। फाउंडेशन का रिजल्ट आप थोड़ा सा अमेज्ड होगे सुन के। इंडिया का कितना एक्सपेक्ट करते हो भाई साहब, आप लोग बताइए। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जो अभी आया है भाई साहब, कितना एक्सपेक्ट करते हो आप लोग इंडिया का, हमारे देश का? भाई साहब ओनली 15%। फर्स्ट टाइम अराउंड इट्स ओनली 15% रिजल्ट इज देयर। सिर्फ 15% रिजल्ट है। मतलब इससे ज्यादा तो भाई इंटर का रिजल्ट था। तो आप खुद सोच सकते हो कि इंटर का रिजल्ट इससे ज्यादा था। इट इज ओनली 15% भाई, राइट? चलिए, हम विदाउट डिले, बाकी अपने सेंटर का रिजल्ट भगवान की दया से अच्छा है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं भाई साहब अपना आरटीपी के अंदर विदाउट डिले। अब बच्चे, ये जो आरटीपी अपने सामने आ रही है ना प्रेजेंटेशन में, अगर आप देखोगे आरटीपी अपने को नजर आ रही है, इसमें ना अप्रोक्सीमेटली उन लोगों ने 20 क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, आप देखोगे आरटीपी के अंदर 20 क्वेश्चंस डाले। 20 क्वेश्चंस आरटीपी में से अगर डाले गए हैं तो आपको बता देता हूं, इसमें अराउंड 18 क्वेश्चंस भाई, अब इसमें चेक कर लो। अराउंड 18 क्वेश्चंस भाई साहब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डाले उन्होंने, और सिर्फ 2 क्वेश्चंस उन्होंने प्रैक्टिकल चैप्टर से डाले। अब ये जो आरटीबी है, इसको देखकर बच्चे को लगता है प्रैक्टिकल चैप्टर भी कौन सा, एक बायबैक और एक ब्रांच। जब बच्चा ये आरटीबी देखता है ना भाई, तो बच्चे को लगता है, ये देखिए, ये भाई साहब आरटीबी अपनी सारी है, आप देख सकते हो। और जब बच्चा इस आरटीपी को देखेगा, उसको लगेगा भाई कि बस अपने को प्रैक्टिकल चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 20 क्वेश्चंस, ये मैं आपको बता रहा हूं। और बच्चा बोलेगा सर अपने को प्रैक्टिकल चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कर जाते हैं। भाई साहब ऐसी गलती मत करिएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। ये आरटीपी के अंदर उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो क्वेश्चन सिर्फ अपने को सिर्फ फोकस करके देखने। और उससे एक चीज तो अपनी क्लियर है, जो वेटेज होती है अपनी, कि जैसे 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल चैप्टर आएगा और 60 मार्क्स के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो ये आरटीपी को देख के घबराना नहीं। मैं बच्चों आप लोगों को बता देता हूं भाई, मैं आप लोगों को ना ये पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ये बायबैक वाला, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये बायबैक का क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अपनी आईसीएम बुक में है। और ये ब्रांच का क्वेश्चन अपने आईसीए बुक का है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये भी कौन से मेथड से है? डेटर्स मेथड से। तो दोस्त, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आप लोग बहुत आसानी से खुद करोगे। मैं पहले से बता रहा हूं भाई, मैं 19 और 20 डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग मोर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो लेट्स मूव ऑन, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर आते हैं। चलिए, स्टार्टिंग विद द केस स्टडी। अब देखना, दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी एज शोन बाय, कुछ बच्चे अभी भी एडमिट हो रहे हैं भाई। तो आरटीपी के अंदर भैया एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है, सारे बच्चे अच्छे से देखना। एंड कृष्णा जी कैमरा ऑन रखिएगा बेटा। केस स्टडी समझो। सुमन लिमिटेड, उनका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करने का। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करके अलग अलग आउटलेट पे बेचते हैं। तो बेटा सुमन लिमिटेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, याद रखना। ओके, वो इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है इक्विपमेंट के लिए,
और 1 ईयर वारंटी भी देती है। देखो बच्चों, जब ये बात आती है वारंटी की, वारंटी बेसिकली होता है प्रोविजंस, याद रखना। तो जब आपके पास वारंटी आती तो आपको पहले ना केस स्टडी में जज करना पड़ता है भाई साहब कि हमारा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है। और एक बात याद रखना, जब केस स्टडी आती है ना तो केस स्टडी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिक्स हो जाते हैं। अब जैसे वारंटी के अंदर क्या आता है बेटा, वारंटी प्रोविजंस होती हैं, प्रोविजंस इसकी बनानी होती है जिसके अंदर लगता था AS29। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से लगने हैं। तो इस लाइन से मुझे पता लगा बेटा मेरा क्या लगना है, इसमें AS29 का प्रोविजन आ रहा है, वारंटी। नेक्स्ट, बीच रिजॉर्ट्स एक लीडिंग रिजॉर्ट है सिटी में, और उसने 5 AC परचेज करे हैं सुमन से अपने रिजॉर्ट के लिए। अच्छा, सुमन ने उसको 5 AC बेचे 45,000 ईच के, और उसमें भाई साहब जो इंस्टॉलेशन फीस थी ना, वो हर एक की 1,000 ईच थी। देखो 45,000 में 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन फीस है। कंपनी ऑल्सो ऑफर्स 1 ईयर वारंटी फॉर एनी रिपेयर एक्सेट्रा, एंड कंपनी ऑल्सो ऑफर्ड 500 रुपीज पर AC एज ट्रेड डिस्काउंट। बटा 45,000 500 रुपीज एट ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो बच्चा ये अपने पास कहानी आ रही है 45,000 और 500 रुपीज एज ट्रेड डिस्काउंट। Beach Resort placed an order and made a payment on 20th March. The AC were delivered on March 27, 2024, and the installation was completed on 5th April. Now the question is, how much revenue should be recognized? Now, अब यहां पर आप देखोगे प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वारंटी, और फिर वो बोल रहा है भैया कि कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, मतलब ही इज टॉकिंग अस अबाउट AS9। ठीक है, तो सारे बच्चे बड़ा समझो, वो क्या करता है भाई कि वो ना क्वेश्चंस को मिक्स करने की कोशिश करेगा। वो धीरे धीरे अपने पास दो दो AS क्वेश्चन के अंदर लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आपको बताना गया कि AS9 के अकॉर्डिंगली मेरे को कितना रेवेन्यू दिखाना है। अब देखो, आप कौन हो, आप सुमन लिमिटेड हो। आप क्या कर रहे हो, आप वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। आपने बीच रिजॉर्ट को अपना AC बेचा। जो AC बेचा है बच्चे, एक बात दिमाग में रखना, जो भी आपने AC बेचा है वो आपने 45,000 रुपीज का बेचा है, और उसमें इंस्टॉलेशन फीस है। चलो, अब पहले बच्चा इस पॉइंट को समझो कि उसमें इंस्टॉलेशन फीस साथ में है इंक्लूडेड, एग्रीड। बट आपको बोला है कि 45,000 का AC है बेटा, इसमें है 500 का ट्रेड डिस्काउंट। अब आप याद करोगे बेटा, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस। रेवेन्यू निकालने के लिए बच्चा जो मुझे ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मुझे सेल प्राइस से माइनस करना होता है, राइट। तो मेरे पास बच्चा यहां पर आ गया 44,500। अच्छा, अब पॉइंट को समझो, मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना करना है 31 मार्च 2024 को। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, उसने क्या बोला है कि AC इंस्टॉल्ड हुए अगले साल, दैट इज नेक्स्ट ईयर। इस पॉइंट को समझना, AC इंस्टॉल्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर, अगले साल। बट AC की जो सेल हो गई है वो आपके पास हो गई है 20 मार्च को। दैट मींस AC was sold on 20th March, but installation was done on next year. So that means if I'll talk about revenue, AS9 की एक प्रोविजन बोलती है क्या, AS9 की प्रोविजन बताती है बेटा कि अगर इंस्टॉलेशन तुम्हारी हुई है अगले साल, अच्छे से मेरे पॉइंट को समझना, तो वो जो इंस्टॉलेशन है वो तुम्हारा इस साल का रेवेन्यू नहीं है, वो तुम्हारा रेवेन्यू इस साल का नहीं है। तुम्हारा इस साल का रेवेन्यू भाई साहब कितना है फिर, 43,500 ओनली, बिकॉज इंस्टॉलेशन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड। AS9 का रूल क्या था बेटा, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड। तो इंस्टॉलेशन को हम लोग रिकॉग्नाइज तब करते हैं व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, मैं थोड़ा आपको जानबूझ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिपीट कर रहा हूं। सितंबर वालों का भैया टेस्ट है थोड़े दिनों के बाद, तो आपको थोड़ा AS भी रिवाइज हो जाएंगे साथ साथ। जैसे कि आपको पता बेटा 31 जुलाई को सितंबर वाले बच्चों का टेस्ट है। तो उसमें रूल क्या था कि इंस्टॉलेशन is actually taken as revenue only when the service is completed.
सो मेरे लिए अभी अगर मैं बात करूं इस साल की, मेरा ये साल आ रहा बेटा 2023-24। 2023-24 में मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 43,500 रुपीज। अच्छा, अब मैंने कितने एसी बेचे हैं आप उसको चेक करो। मैंने एसी बेचे हैं 5। 5 बेचे हैं, तो भाई मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 2,17,500। तो दैट शुड बी माई फर्स्ट आंसर। सारे बच्चे पहले फोकस करो भाई कि क्या तुम लोगों को अपना पहला आंसर समझ में आ गया है कि हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, जल्दी से बेटा थम्स अप करते जाना साथ साथ कि क्या तुम लोग को पहला आंसर अपना समझ में आ गया है। आई होप नोबडी हैज द डाउट इन दिस। चलिए ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट पर आते हैं। अगली कहानी उसने क्या बोली है? उसने बोला है भाई साहब कि अपने को हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यार ये बड़ा सिंपल है। अब अगर आप इसमें नोटिस करते हो, मेरा 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन फीस था। इंस्टॉलेशन जो फीस है वो 1,000 रुपया है। 1,000 को मैं करूंगा भैया 5 से मल्टीप्लाई। 5 एसी का मेरा अगले साल का रेवेन्यू कितना होगा? 5,000। तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चा? बी। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द केस स्टडी भाई। उसने क्या करा, थोड़ा सा स्टार्ट करा AS 29 से, और मुद्दा जो क्वेश्चन का पूछ रहा है वो पूछ रहा है AS 9। फिर आगे आइए नेक्स्ट। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? यार ये बड़ा सिंपल है। देखो ट्रेड डिस्काउंट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स, और उसको हम लोग जब रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं उसको माइनस करते हैं। एवरीवन नोज इट। तो बेटा मैंने क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू। सिंपल फंडा। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना भाई साहब? रेवेन्यू को कैलकुलेट करते वक्त माइनस कर देना है। आगे। अच्छा, अब यहां पर आ गया फिर से। देखो कहानी क्या है भाई कि यहां पर आपके पास अल्टीमेटली अब उसने पहले 3 क्वेश्चन AS 9 के, अगला क्वेश्चन ले आया AS 29 का। अब देखो ही इज ट्राइंग टू मिक्स इट अप। अगर आप देखोगे बच्चा इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि ये जो नीचे वाली लाइंस हैं सारी की सारी इससे रिलेटेड AS 9, और ऊपर वाला जो फंडा है बेटा 1 ईयर वारंटी का वो आ रहा है AS 29। अब यहां पर फंडा क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। बोलते हैं यार इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनी अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर वारंटी। देखो जो 1 ईयर वारंटी होती है ना उसके बारे में आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। कंपनी जो होती है वो जो 1 ईयर वारंटी की बात करती, कंपनी जनरली उसकी प्रोविजन बनाती है। सिंपल सा फंडा बेटा, कंपनी क्या करती है, कंपनी नॉर्मली उसकी प्रोविजन बना लेती है। अच्छा, अब यहां पर कंपनी प्रोविजन तब बनाती है अगर कंपनी वारंटी के आपसे पैसे ले रही हो, नंबर वन। तो अब यहां पर क्या है कि अगर कंपनी ने वारंटी दी है, बात को समझो बेटा, कंपनी ने अगर वारंटी दी है तो AS 29 क्या बोलता है कि कंपनी को आने वाले टाइम पे नुकसान हो सकता है। अगर मान लो कंपनी ने वारंटी दी है बेटा, कोई भी कस्टमर उठकर आ जाएगा भैया AC खराब है, कोई भी कस्टमर उठकर आ जाएगा अगर कंपनी ने वारंटी दी है भैया AC खराब है, AC खराब है तो आप हमें वारंटी दो। तो कंपनी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बिकॉज वंस आई गिव द वारंटी माई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस। The point is, if I'm giving the warranty, my present obligation arises. So, in this case, यहां पर बेटा अगर आप देखोगे तो एक अपने पास ऑप्शन 2 है। वो क्या बोलता है? As there exists a present obligation to provide warranty to customers for 1 year, the company should estimate the amount that it may have to incur. That means कंपनी को वो अमाउंट पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कंपनी को प्रोविजन एज पर AS 29 बना लेनी चाहिए। वैसे भी आप लोगों को मालूम है भाई कि जब भी कंपनी अपनी जब वहां पर अल्टीमेटली ऐसी कोई भी वारंटीज देती, कंपनी वहां प्रोविजंस बना लेती है। तो कंपनी को प्रोविजन बना लेना चाहिए, राइट। तो अब यहां पर जो बाकी ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगी। जैसे लिखा हुआ है कि कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना, या अकाउंटिंग फॉर क्लेम को कैश बेसिस पे करना है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शंस आपकी नहीं वैलिड होंगी। ओके भाई साहब, फर्स्ट MCQ सारा क्लियर है? सारे बच्चों को चेक करो बेटा, केस स्टडी वाला। जल्दी से अपने थम्स अप करते जाना भाई साहब, फर्स्ट MCQ क्लियर होगा तो। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला MCQ चेक करना सारे बच्चे। क्या लिखा है? एज पर AS 2, इन्वेंट्रीज इंक्लूड मटेरियल्स अवेटिंग यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्रीज में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? देखो एक सिंपल सी बात है, आपको एक फंडा बताता हूं। क्या सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है? जवाब है नहीं।
सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता। उसने बोला इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, व्हाट वी शुड ऐड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल को इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करते हैं? जवाब है नो। क्या स्पेयर पार्ट्स आप इन्वेंट्री बोलते हो? नहीं, स्पेयर पार्ट्स को हम लोग इन्वेंट्री नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली कहानी, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। भैया याद करो, जब मैं क्लास में एक क्वेश्चन कराता हूं, मैं टूथपेस्ट वाला एग्जांपल देता हूं कि मान लो बच्चा, बेटा तू टूथपेस्ट लेने गया, तो तुझे अगर टूथपेस्ट सपोज बंदे को हाथ में पकड़ा दे, तो क्या वो तेरा वहां पर टूथपेस्ट तो ऐसे घर लेकर आएगा? नहीं। पॉइंट इज, तू ऐसे कभी भी टूथपेस्ट उठा के घर लेकर नहीं आएगा। सो जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है, जो इन्वेंट्री के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो आइटम को सेलेबल कंडीशन को बनाने के लिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स, कैंस वगैरह सारी चीजें, तो यस इट इज नेसेसरी। तो ये बच्चा अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज नेसेसरी हमारे लिए, राइट। तो हमारा इन्वेंट्री के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? लैंग्वेज लिखी हुई है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, क्यों? बिकॉज वो इन्वेंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पीने गए हो, तो भैया आपको जो बॉटल्स चाहिए होती है, वो बॉटल्स एसेंशियल होती है। कोल्ड ड्रिंक आपको लिफाफे में डाल के बंदा कोई नहीं देता। ठीक है, तो ये सारे बच्चे दिमाग में रखिएगा। चलिए, ये हो गया बेटा हमारा सेकेंड एमसीक्यू। भाई कोई डाउट आएगा ना, माइक ऑन करके खुद पूछ लेना, राइट। मैं आगे आगे चलता जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर भाई उन्होंने थोड़ा सा देखो, अब सरकारी बुक है, ऑब्वियसली मिसप्रिंट वगैरह होना ही है, बड़ी अच्छी सी बात है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर है, ये इसने लिख दिया है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं भैया, ये जो क्वेश्चन है ये AS2 का है। ठीक है, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली AS2 का है। उसने क्या बोला है, कीर्ति अपना बिजनेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स का। 31 मार्च को उसने क्या बताया, बोलता है यार अपने पास कंपनी मैन्युफैक्चर करती 550 कंप्यूटर्स, प्लीज फोकस करिएगा। उनकी पॉलिसी क्या है, फिनिश गुड्स को उन लोग वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं 1.8 लाख पर कंप्यूटर पे। तो वो 1.8 लाख पर कंप्यूटर पे उसको वैल्यू करते हैं। थोड़ा बड़ा कॉपी पेन लेके रेडी रहना, बिकॉज थोड़े से अपने को AS है उसके आंसर्स अपने को लिखने हैं। तो डिटेल्स ऑफ स्टॉक अपने पास क्या बताता है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है लेबर की, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, याद रखना। आपको कॉस्ट पर कंप्यूटर निकालना है फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, उसने जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर है ना, वो उसने यहाँ लिखा हुआ है वैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के हिसाब से। हमने अपने नॉर्मल तरीके से निकालना है। हमें बोला हुआ बच्चा कि हमने क्या करना है भाई, उसको अपने नॉर्मल तरीके से निकालना है, समझिए। अब यहां पर अपने को आंसर कैसे करना है, प्लीज राइट डाउन। चलिए, हम लिखते हैं बेटा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 आ गया कि एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। थोड़ा सा बच्चा आपको याद होगा, मैंने क्लास में बताया हुआ, पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल, फिर हम लिखते हैं एनालिसिस, फिर हम लिखते हैं कंक्लूजन। सो एज पर AS2 द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कॉस्ट fixed overheads is taken at normal capacity. Fixed overheads is taken at normal capacity. Hence, it does not includes interest. Hence, it does not includes interest. तो जो पहला पॉइंट है ना मेरे भाई, वो क्या कहानी है कि उसमें कभी भी इंटरेस्ट का फंडा नहीं आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स को हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पे लेते हैं, तो कभी भी वो इंटरेस्ट का फंडा नहीं लेकर आता। हेंस, अब यहां पर आता है एनालिसिस। एनालिसिस के अकॉर्डिंगली क्या लिखना है बेटा, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज कंप्यूटेड एज अंडर। तो आपने जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, प्लीज फोकस करिएगा। हमारे पास लिखा है भैया मटेरियल। मटेरियल अगर आप बच्चे इसमें क्वेश्चन में चेक करोगे, आपको दिया 400 लाख, डायरेक्ट लेबर 250 लाख, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर 150 लाख। तो भाई साहब अपने को क्या लिखा है, मटेरियल अपने पास आ गया 400 लाख, डायरेक्ट लेबर भाई यह आ गया 250 लाख, फिर अपने पास है वेरिएबल ओवरहेड्स
ये आप चेक कर लीजिए। वेरिएबल ओवरहेड्स भाई ये अपने पास आ गया है 150 लाख। ओके, डन। अब अपने पास बारी आती है फिक्स्ड ओवरहेड्स की। फिक्स्ड ओवरहेड जो अपने को लिखे हुए हैं 290 लाख, 290 लाख में से 100 लाख जो है भाई साहब उसको अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो 190 लाख का अपना आता है फिक्स्ड ओवरहेड्स। जैसा कि आपको रूल पता है कि उसको नॉर्मल कैपेसिटी भी लेना होता है, तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह हम इंक्लूड नहीं करते। तो जो टोटल कॉस्ट मेरे पास आती है, टोटल कॉस्ट इज 990 लैक्स। आप चेक कर लीजिए भाई, द टोटल कॉस्ट इज 990 lakhs। ओके, तो 990 लाख भैया अपने पास आ गई है। अब आप एक काम करिए, लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। हेंस कॉस्ट पर कंप्यूटर इज ₹990 लाख, और 550 कंप्यूटर्स है भाई। तो आप उसमें चेक कर लीजिए, 990 लाख डिवाइडेड बाय 550, इट इज 1.80 लाख पर कंप्यूटर। तो नीचे एक छोटी सी लाइन लिखनी है बेटा आपको, क्या? हेंस कॉस्ट पर कंप्यूटर is equal to cost computed under standard cost। मतलब जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट में कैलकुलेशन करी है, बिल्कुल वैसे ही जो हमारा कॉस्ट पर कंप्यूटर है वो सारा का सारा सेम आ रहा है। तो मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं फिनिश गुड्स की कॉस्ट, और जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चा, वो सेम है। तो ये आपको बता रहा है। ओके, तो भाई मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को पहली कहानी तो समझ में आ गई है। डन। नेक्स्ट, अगला बच्चा अपने पास आता है AS3। AS3 अपने पास बच्चा बड़ा सिंपल सा है। इफ यू रिमेंबर, हम लोग जब बुक्स अपनी ओपन करते हैं स्टार्टिंग में अपने पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, बताना आपको। देखिए आप कौन है, आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, और आपको ये सारी की सारी एंट्रीज आपने बैंक में करी हुई है। अब आपको बताना क्या है, कि आपको बताना है ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, कि क्या है। देखो आपने लोन्स एंड एडवांस दिए हैं अपने वहां पर, और इंटरेस्ट अर्न करा। देखो बच्चा, पहली बात, क्या आप एक फाइनेंशियल कंपनी है? नहीं। बट अगर सपोज कर लीजिए आपने लोन्स एंड एडवांस दिए सप्लायर्स को। सप्लायर का मतलब होता है समथिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। ओके, सो इस केस में ऑब्वियसली ये क्या बन जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिकॉज सप्लायर को दिया गया कोई भी फंडा, वो क्या बन जाता है भाई साहब अपने पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखना, अगर आप इंप्लॉइज को देते हो कुछ भी, इफ यू रिमेंबर, इंप्लॉइज को कुछ भी देते हो तो भाई साहब वो भी क्या बन जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगर आप सब्सिडरी कंपनी को कुछ दे रहे हो, सब्सिडरी कंपनी होता है मतलब जैसे आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो दैट वर्क्स आउट टू बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये थोड़ा सा फर्क है बच्चा इसके अंदर, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट्स करी और आपको डिविडेंड आया, ऑब्वियसली बच्चा ये आपके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट्स करते हो और आपको डिविडेंड आया। अच्छा, डिविडेंड पेड आप लोगों को पता होगा बच्चा, वो हमेशा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, नाउ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड फायर। भाई कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये कौन सी एक्टिविटी है? एनीवन? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय फायर। देखें किसी बच्चे का दिमाग काम कर रहा है? राणा जी मैसेज कम करो, माइक ऑन करके बोल दो। अच्छा, एक बंदा कर रहा है भैया इन्वेस्टिंग, एक कह रहा है एक्स्ट्रॉर्डनरी। ओके, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बाय फायर है, राइट, और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है। जनरली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, उसको सेल ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है। याद रखना, उसको माना जाता है कि आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी इंश्योरेंस कंपनी को, तो जनरली बच्चा वो क्या हो जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटा सपोज कर लो, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास अगर वहां पर गुड्स वगैरह का भी नुकसान होता है, आग लगी है, उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, गुड्स का नुकसान उसको मान सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इसको हम सेल करेंगे। आई होप प्रांजल इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये आ गया AS4। अब AS4 में भाई साहब अपने पास बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको देखना होता है एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट, आपको ये बताना है। देखो इसके अंदर ना एक छोटा सा पॉइंट आपको पहले समझना, आपको डेट देखनी है। मैं थोड़ा सा बच्चों को रिवाइज करा देता हूँ, एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग का क्या झमेला होता था। इसमें क्या होता था, सपोज कर लो, मान लीजिए आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, मान लीजिए लेट्स से 31 मार्च 2024 को। अब अगर सपोज कर लीजिए बेटा आपने कोई ट्रांजेक्शन कर ली है इसके पहले, लेट्स से हम बात करते हैं बेटा 13 मार्च 2024 को ट्रांजेक्शन करी। अच्छा, वो तो ऑब्वियसली आपकी आ जाती है करंट ईयर में, तो वो ट्रांजेक्शन आप किस में दिखा देते हो भाई साहब, वो ट्रांजेक्शन आप अल्टीमेटली अपने 23-24 वाले साल में दिखा देते हो। बट द पॉइंट इज इसमें होता क्या था बच्चा, थोड़ा सा आपको एएस का फंडा रिवाइज करा रहा हूं। सपोज कर लो कि डायरेक्टर्स ने आपके अकाउंट्स को अप्रूव करा, डायरेक्टर्स ने आपके अकाउंट्स को अप्रूव करा लेट्स से 30 जून 2024 को। अब इसके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो क्या हम उसको बैकडेट पे जाकर अकाउंट्स में शो कर सकते हैं? अगर तो वो एडजस्टिंग होती है, मतलब अगर तो वो एडजस्टिंग के कैटेगरी में आ जाती है तो उसको हम बैकडेट में जाकर ठीक कर सकते हैं। बट अगर वो नॉन एडजस्टिंग होती है तो नॉन एडजस्टिंग का मतलब होता है भाई साहब उसको आप बैकडेट में जाके ठीक नहीं करोगे। नॉन एडजस्टिंग मतलब क्या होता है भाई साहब कि आप उसको बैकडेट में जाके ठीक नहीं करोगे, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो यही बच्चा अपने पास फंडा होता था एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का। चलिए हम एक काम करते हैं भाई कि एक बार एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का सारा फंडा समझने के बाद हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। आपको बोला गया है 5 कंपनीज हैं 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर है उनका, और उनका अप्रूवल हो रहा है 15 जून को। जरा याद रखिएगा भाई साहब 31 मार्च को आपके अकाउंट्स खत्म हो रहे हैं और 15 जून को आपका अप्रूवल हो रहा है। ओके, बोलता है भैया 23-24 में ये मटेरियल इवेंट्स आपके हुए। सबसे पहला आपको बोलता है प्रॉपर्टी आपने बेची जिसको इंक्लूड करा है बैलेंस शीट डेट पर 1 लाख रुपया, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज हो गया है 15 मार्च 2023 को। मतलब 1 मिनट, अगर आप क्वेश्चन चेक करते हो भाई साहब 31 मार्च 2023 के पहले पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गया है। सेल को आपने कंप्लीट करा 15 मई को। देखो एक सिंपल सी बात है, आपने सेल कंप्लीट करी है 15 मई को, आई एग्री विद दिस। बट अगर आप नोटिस करते हो द प्रॉपर्टी ऑन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। याद रखना द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। सो अब इस केस में अगर आप नोटिस करते हो द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड इवन दो द सेल इज कंप्लीटेड। तो अगर आपने सेल जो है वो आपने कंप्लीट करी है लेट्स से 15 मई को, दैट इज एग्रीड, बट द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, तो क्या ये जो सेल है इसको हम एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे? यस, मेरा जवाब है यस, इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी हुई है, राइट। ट्रांजेक्शन आपका जरूर बाद में हुआ बट द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। मोर ओवर, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये जो 1 लाख और ये अपना 2.5 लाख आ रहा है, तो ये 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, इसको क्या करते हैं बेटा, इसको हम ईओआई मानते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। याद रखना एज ऑन 31 मार्च 2023 आप इसको ईओआई मान सकते हो बिकॉज ये प्रॉफिट आपको अगले साल होना एक्चुअली। तो आप इसको इस साल 31 मार्च 2023 को ईओआई मान सकते हो, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेक्स्ट, आपको आगे बोला गया है कि 30 अप्रैल को एक 100% सब्सिडरी है बी लिमिटेड का, उसने एक डिविडेंड डिक्लेयर करा 3 लाख रुपए का इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओन शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 मार्च 2023। अब एक चीज नोटिस करिएगा, डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ बेटा? अगले साल। जब डिविडेंड अगले साल डिक्लेयर हुआ, इस साल डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो इस साल एडजस्ट नहीं होगा। तो दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट।
बिकॉज आप लॉजिकली सोचो, जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर ही अगले साल करा है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एक्चुअली वो क्या हो गया बेटा, वो अगले साल है। अब डिविडेंड आपका डिक्लेयर ही इस साल नहीं हुआ, तो मतलब वो हम लोग वैसे भी जस्टिंग नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर आपके पास अगले साल हुआ। इफ यू रिमेंबर AS9 एक बात बोलता था कि राइट टू रिसीव डिविडेंड शुड बी स्टैब्लिश्ड। द राइट टू रिसीव, AS9 के अंदर एक बात आती थी कि राइट टू रिसीव द डिविडेंड शुड बी स्टैब्लिश्ड। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, जो डिविडेंड है उसको मैं जस्ट कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बच्चा मेरा डिविडेंड डिक्लेयर ही अगले साल हुआ है। तो क्या इस साल 2023 के लिए 31 मार्च 2023 के लिए वो एडजस्टिंग इवेंट है? आंसर इज नो, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, नेक्स्ट। अब अगर आप नोटिस करते हो अगली कहानी, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है भाई, सी के केस में 31 मई को मेल ऑर्डर एक्टिविटीज ऑफ सी लिमिटेड, अ रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप was shut down with closure cost amounting to rupees 2.5 million. Okay, now tell me, यहां पर आपको सिंपल सी एक बात बता रहा है कि भैया आपके पास एक क्लोजर कॉस्ट है, मतलब आपका जो एक्टिविटी है वो आपने शट डाउन कर दिया है। अगर शट डाउन करते हैं कोई भी एक्टिविटी को, तो याद रखना वो उसके गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए, लिखा है द मेल ऑर्डर एक्टिविटीज ऑफ सी लिमिटेड रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप was shut down with a closure cost of 2.5 million। कहने का मतलब भैया अब जो आपका क्लोजर कॉस्ट है वो आपका 2.5 मिलियन है, और वो कब आ रहा है, वो 31 मई 2023 को है। मतलब ये जितना भी काम हुआ ये अगले साल हुआ। देखो पॉइंट क्या है, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। 31 मार्च 2023 की डेट है, 15 जून आपका अप्रूवल है। पॉइंट को समझो, 15 जून बोर्ड ने उसको अप्रूव करा है। इफ यू जस्ट चेक इट आउट द क्वेश्चन, 15 जून 2023 को भाई साहब बोर्ड ने उसको अप्रूव करा है। 31 मार्च 2023 आपका क्लोजर डेट है, ठीक है। अब 31 मई को मान लीजिए भाई, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, 31 मई 2023 को कोई ऑर्डर आया जिसमें आपको बोला जाता है, इफ यू चेक इट आउट, बोला जाता है भैया कि हमने ना एक मेल ऑर्डर एक्टिविटीज को बिल्कुल रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप्स को शट डाउन कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, शट डाउन करना मतलब भैया गोइंग कंसर्न खत्म, आपने एक्टिविटी को शट डाउन कर दिया। जब आपने शट डाउन ही कर दिया इस टाइम पे एक्टिविटी को, तो उसको वापस बैक डेट में जाके एडजस्ट करने का वो तुक ही नहीं बनता। तो इसीलिए ये क्या बन जाता है बेटा, ऑटोमेटिकली नॉन एडजस्टिंग इवेंट, राइट। तो आपको पहले ये सारी बातें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भाई साहब कि ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। जैसे अब अगला पॉइंट है, समझिएगा। अब डी में क्या लिखा है, अगर आप नोटिस करते हो, यहां पर लिखा गया है discovery of sand under delimited major civil engineering contract site causes the cost of contract to increase by 25%। अब एक मिनट, ये कब हुआ, ये हुआ 1 जुलाई को। खुद सोचो ये कब हो गया बच्चा, ये हो गया 1 जुलाई को। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो भाई साहब, ये सब कब हो रहा है, ये सब हो रहा है 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई को हो रहा है, मतलब ये तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर भैया अपना 15 जून को अप्रूवल है, 15 जून को अप्रूवल है। अब ये कहानी कब हो रही है, सारा कांड कब हो रहा है बच्चा, 1 जुलाई को। और यहाँ लिखा गया हुआ है कि आपने जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 25% इंक्रीज कर रहा है। लॉजिकली सोचो, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या इंक्रीज कर रहा है भाई साहब, 25% आपका इंक्रीज कर रहा है, पहली बात। तो बच्चा ये जितना भी है आपको लिखा है, कस्टमर आपको नहीं देगा, आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ये कहानी क्या है कि भाई आपने कोई सिविल अपना कॉन्ट्रैक्ट करा, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पता लगा कि वहां पर एक सैंड आपको मिलनी शुरू हो गई। उससे क्या हो गया भाई साहब, जो खर्चा है वो बढ़ गया 25%। अब अगर 25% खर्चा बढ़ गया, ये सब कब कब बढ़ रहा है, अगर आप लॉजिकली चेक करोगे तो ये सब बढ़ रहा है बच्चा जुलाई में, आफ्टर द अप्रूवल। कहने का मतलब इस डेट के भी बाद, इस डेट के भी बाद। तो क्या मैं इसको एडजस्टिंग करने का कुछ करूंगा, कुछ नहीं करूंगा इसका, नथिंग इज टू बी डन, क्योंकि ये तो अप्रूवल के बाद भी हो रहा है। तो मैं इसका 31 मार्च 2023 में करूंगा ही कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट आगे लिखा है कि एक फायर 2 अप्रैल को आपको पूरा का पूरा प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, 10 मिलियन का लॉस हुआ, और वो आपको लिखा है लॉस सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर कर देगी। देखिए अब यहां पर क्या चक्कर है, आपको सिंपल सा फंडा है। एक रूल होता था कि किसी भी इवेंट को एडजस्ट करने के लिए वो कंडीशंस वहां पर होनी चाहिए उस टाइम पीरियड के पहले। अगर आप नोटिस करते हो, यहां पर ये 2 अप्रैल को आग लगी, राइट। मतलब ये आग जो है वो 31 मार्च के पहले नहीं लगी। सो अगर तो बेटा फायर अकर्स आफ्टर दिस डेट,
right? And you're receiving insurance claim later on, then this is not adjusting event, क्योंकि अगर फायर मान लो इसके पहले लगी होती फॉर एग्जाम्पल, और अगर मान लो आपको क्लेम मिलता बाद में, तो आप एडजस्ट कर सकते थे। बट अगर सपोज कर लो आग ही 31 मार्च 2023 के बाद लगी है, दैट मीन्स दैट कंडीशन वॉज नॉट देयर। इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द फायर इज अ कंडीशन, कंडीशन इज नॉट देयर। तो गाइज यहां पर याद रखना, अगर इसके पहले आग लगी होती तो आपको अगर मान लो एडजस्ट कर सकते थे, बट अगर इसके बाद आग लग रही है तो फिर वी नीड नॉट एडजस्ट एनीथिंग, याद रखेंगे। सो इट इज एक्चुअली अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगेन। ओके भाई, अब सारे बच्चे देखो, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? कोई डाउट है भाई किसी को यहां तक? सारे बच्चे एक बार चेक कर लेना बेटा, बिकॉज ये सारी चीजें अपने को समझनी पड़ेंगी। ओके भाई साहब, अब इसमें क्या होता था कि अपने को AS5 में बताता था कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया AS5 का, समझिएगा। आपने एक फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम एम्प्लॉयर ने लगाई है इन प्लेस ऑफ एन एडॉक ग्रेचुटी पेमेंट टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट। अब देखिए इसमें क्या कहानी है कि अगर सपोज, आप बोलो ना बेटा राना क्या क्वेश्चन है? माइक तो ऑन करो ढक्कन पहले। हाँ बोलो। एक मिनट रुको, मैं अपना सिस्टम ठीक करता हूँ। हाँ बोलो राना जी। हाँ बोलो बोलो। क्या चीज? हाँ बेटा, पहली बात आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी बंद करी ना तो वो क्लोजर में आता है, वो एक्सेप्शनल आइटम होती है। वो वैसे भी AS4 में आती नहीं ढक्कन। मान लो आप इसकी बात कर रहे हो ना, मेल ऑर्डर एक्टिविटी की, तो वैसे भी अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स होती हैं, और एक्सेप्शनल आइटम्स AS4 में आती नहीं है। तो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं इसको। मेरी बात समझ में आई भाई साहब? ठीक है। हाँ जी सरबजीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, क्या चीज करती है? किस चीज को? हाँ जी। जी बेटा, आपको एक चीज बताता हूं, अगर मान लो आपने कोई एक एक्टिविटी बंद करी ना भाई साहब, तो वो सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम होती है, उसका AS4 से कोई लेना देना नहीं होता मेरे भाई। पॉइंट इज, अपने को यहां पर ये देखना, देखो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग जो चीजें होती है ना बेटा, वो डिपेंड करती है। आपको क्या लिखा है यहाँ पर, सिर्फ आपको ये बताना है इस कंपनीज के लिए, इस क्वेश्चन को पढ़ो। आपको बताना क्या है कि सिर्फ ये बताना है कि इसको हम डीलिंग कैसे करेंगे। मेरे भाई अगर हम इसकी बात करें ना, पॉइंट नंबर सी की, तो पॉइंट नंबर सी, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्टिविटी बंद करी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये पहली बात, आपके पास ये कभी भी जस्टिंग नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप एक एक्टिविटी बंद करते हो ना, ठीक है, तो उसको हम लोग जिस साल में बंद कर रहे हैं उसी साल एडजस्ट करते होते हैं। आने वाले टाइम पे कभी एडजस्ट नहीं करना उसको। अगर मान लो कोई एक्टिविटी आपने बंद भी कर दी, मान लो जैसे आपने वो एक्टिविटी कब बंद करी, 31 मई को, ठीक है। बट आपका 31 मार्च के पहले पहले, फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्टिविटी क्लोज कर रहे हो, लेट्स से मैं कहता हूं 31 मार्च के पहले पहले आपका कोई एक्टिविटी क्लोजर का प्लान था? नहीं था। आपका एक्टिविटी क्लोजर का कोई प्लान नहीं था। तो याद रखना, अगर आप एक्टिविटी 31 मार्च के बाद बंद करते हो तो वो इस साल एडजस्ट कभी नहीं होती।
कभी भी इस साल एडजस्ट नहीं होगी, वो जब भी एडजस्ट होगी भाई साहब वो अगले साल होगी, नेक्स्ट ईयर। तो वो वैसे भी वो नॉन एडजस्टिंग आ जाती है बच्चा। इधर गया सरबजीत, हाँ सरबजीत जी आपको क्लियर हुआ है? ठीक है, अब माइक ऑफ कर लो बेटा, अब आपकी आवाजें आ रही हैं। चलिए, अब बेटा हम लोग यहां पर बात करते हैं, अपने पास AS5 की। पहले AS5 समझो बेटा। AS5 में क्या था, आपको सिर्फ ये बताना था कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं है। अब देखो कहानी क्या है कि अपना ना एक ग्रेचुटी स्कीम था। पहली बात, एक बात दिमाग में रखना, सबसे पहली बात, ये आपने एक फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, पहली बात। ओ भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज तो तब होता है जब कोई पहले की पॉलिसी थी उसको हमने चेंज करा। देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर मैं आपसे एक बात करूं, अगर आपको मैं इसका एक फंडा बताऊं, व्हाट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मींस change made in an existing अकाउंटिंग पॉलिसी। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई चेंज करा है एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, एनी इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्कीम is never called any introduction of a new scheme is never called a change in accounting policy because वो पहले से एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। पॉइंट को समझो, वो पहले से एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। जो चीज पहले से एग्जिस्टेंस में थी नहीं, भैया उसको चेंज क्या करके कैसे बोलोगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? तो याद रखना, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। जैसे अब यहां पर आपको लिखा गया है कि भाई हमने एक फॉर्मल रिटायरमेंट पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करा, तो इस वर्ड से ही आपको पता लग जाता है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कभी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा, आगे मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को पेंशन पे करूंगा, राइट? अच्छा, अब यहां पर अगर आप नोटिस करते हो, जिन्होंने रिटायर करा आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब उन एम्प्लॉयज को 20,000 पर मंथ की पेंशन देनी है। अब यहां पर एक लाइन लिख दी अगेन, earlier there was no such scheme of pension in the organization. So again it is the same फंडा कि भैया ये जो लाइन अगर उसने नीचे लिख दी ना कि पहले कोई स्कीम थी नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि अगेन इट इज एन इंट्रोडक्शन। तो सेम आंसर इसका आएगा कि इसका जो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर होगा ना बेटा, बी पार्ट का, वो सेम होगा। क्यों? कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम is never a change in existing policy, is never a change in existing policy, as there was no such scheme earlier। ये जो लाइन है ना भाई साहब, ये बहुत रेलिवेंट है कि वहां पर पहली ऐसे कोई स्कीम थी ही नहीं, तो इसीलिए आपके पास इसको हम कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोल सकते। चलो, अब बच्चे मुझे बताओ भाई कि अपने को ये 6 क्वेश्चन क्लियर है, तो मैं तुम्हें एक ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं बेटा, AS7 का, बड़ा अच्छा, इसको करते हैं। अच्छा, हाँ बोलो भाई बोलो। अमाउंट को या कोई स्कीम को चेंज करता फिर हम कह सकते थे वो पॉलिसी में चेंज है। हाँ जी, वो आप ठीक कह रहे हो। ओके,
भाई साहब अब इसमें कहानी क्या है थोड़ा आपको बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने पास आईसीएम बुक में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूं इन पेज नंबर 268। एक मिनट भाई। बच्चा, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपने पास है। ये देखिए, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 54 है भाई साहब। अगर आप इसको नोटिस करोगे, ये क्वेश्चन नंबर अपना 54 है भाई। और बिल्कुल ही ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपने पास आ जाता है। ये चेक कर लीजिए, ये रहा। फर्क ये है कि जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे आरटीपी में, उसमें फिगर लिखी है 900 900 900 करके, यहाँ लिखी 9000 9000 9000 करके। मैं आपको आरटीपी वाला क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। उसका रीजन ये थोड़ी फिगर्स चेंज है। मैं बता रहा हूं कि आईसीएम बुक के इस पेज पर क्वेश्चन है, ठीक है। और भाई साहब अगर आप इसमें नोटिस करोगे, वेरिएशन ऑफ रेवेन्यू वहां पर लिखा हुआ है 20, यहाँ लिखा हुआ है 200, ठीक है। और ये थोड़ी फिगर्स चेंज है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की, ये हल्की सी फिगर्स चेंज है। और बाकी ये पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। तो मतलब ये रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं भाई कि ये बिल्कुल मैं इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं जैसे ये क्लास में किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही, राइट। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लेना कि ये अपना क्वेश्चन नंबर 54 है। चलिए, अब आप आरटीपी के अंदर आइए और एक बार मेरे साथ सोल्यूशन समझना। 2 मिनट बच्चा इसको आरटीपी को देखना। पहले क्या लिखा है, मेहता लिमिटेड ने अंडरटेक करा एक ब्रिज करना भैया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, और स्टार्टिंग में लिखा है 3 साल के लिए उसका टाइम पीरियड है। डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मेंशन किया हुआ है कि जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो 900 करोड़ रुपए है, और जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो 800 करोड़ रुपए है। अपने पास बेटा 1 साल 2 साल 3 साल की इंफॉर्मेशन है, 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। और भाई जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो 805 करोड़ का है, आपको मेंशन किया हुआ है। आपको बोला हुआ भाई साहब कि जो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो हमारे पास आ गया है 20 का, मतलब 20 का सेकंड ईयर में अपने पास रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन कॉस्ट अपने को लिखी हुई है, आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो आपने इनकर करी है अब तक वो इतनी है। फिर आपको एक लाइन लिखी उसने, ध्यान से देखना, कहते हैं सेकेंड ईयर में आपको एक बात मेंशन कर दी भाई, कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूड्स 10 करोड़ फॉर मटेरियल, मेंशन कर गया भैया। और फॉर मटेरियल स्टोर्ड एट साइट्स, कहने का मतलब इसके अंदर उसने मटेरियल स्टोर्ड एट साइट्स की कॉस्ट को इंक्लूड कर, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो मटेरियल स्टोर की कॉस्ट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं आती जनरली, तो उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपको बताना है कि भैया स्टेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जो भी आपको रिकॉग्नाइज करना है इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये लो, आपको सिर्फ ये बताना है कि कितना रेवेन्यू और एक्सपेंस आपको रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो भाई हम लोग ना सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं, जरा फोकस करके देख लीजिएगा प्लीज। चलिए, अब आप लोगों को बेटा किसी और मोड में ना, या आपके पास अगर आरटीपी नहीं है सामने किसी और मोड, 2 मिनट आरटीपी अपने सामने रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने पैरेलल स्क्रीन पे अपने पास एक आरटीपी खोल ली है ताकि मैं आपको एक बार सारा क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं। क्वेश्चन 7 देखिएगा प्लीज। देखो, सबसे पहले अगर आप नोटिस करते हो, आपके पास 3 साल का इंफॉर्मेशन है। ये हमारे पास भाई साहब 3 साल की इंफॉर्मेशन है। मेरे साथ ना बड़ा सोल्यूशन नोट कर लेना। अब 2 मिनट आरटीपी अपने सामने रखना प्लीज। ओके, क्या लिखा है हमारे पास, जो इनिशियल रेवेन्यू है वो आपको लिखा है 900 900 और 900। ये सारी फिगर्स आपकी रुपीज इन करोड़ है। ये सारे बच्चे चेक कर लेना, ये 900 900 करके आपके पास लिखा हुआ है।
अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है भाई, उसमें कितना इंक्रीज है? देखो, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑब्वियसली आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब वो क्या लिखा है, 20 और 20 करोड़। सो कहने का मतलब जो आज की डेट में आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा, बेटा मेक श्योर आपके सामने क्वेश्चन हो, वो हो जाएगा 900, 920 और 920, राइट? ये आपके पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो जाएगा। चलो, तो अगर आप यहां पे देखते हो, तो मेरे पास भाई यहां पर 900 करोड़ का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया, और 20 करोड़ मेरा इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। याद रखिएगा, मैंने उसको 920 अपना कर लिया है, राइट? अच्छा, अब यहां पर अगर आप नोटिस करते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मैंने इनकर करी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इनकर करी है वो ये रही। तो आप इसमें नोटिस करिए भाई साहब, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, खर्चा जो आपने अभी तक इनकर करा है, वो करा है 161 करोड़, वो आता है 574 करोड़, और ये आता है 820 करोड़। या आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी तक इनकर करी है। अब आप बच्चा बोलेगा सर ये 174 क्यों लिया? बेटा मैंने इसमें से ना वो 10 करोड़ एक्सक्लूड कर दिया है, एक्सक्लूडिंग 10 करोड़। याद रखना भाई, मैंने इसमें से ना वो 10 करोड़ एक्सक्लूड कर दिया है, एक्सक्लूडिंग 10 करोड़ ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि वो मटेरियल्स का स्टोरेज का पार्ट है। इफ यू रिमेंबर, मैं एक बार आपको लाइन पढ़ा देता हूं बेटा। 10 करोड़ फॉर मटेरियल स्टोर्ड एट साइट्स। तो ऑब्वियसली जो आपने मटेरियल स्टोर करा है, उसको हम लोग कभी भी अपना खर्चा नहीं मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा, अब आपको यहां पर बोला क्या गया है, देखो भाई क्वेश्चन में मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, बट अगर आप नोटिस करते हो इन द क्वेश्चन, मेरे पास टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज गिवन टू अस। व्हाट इज माय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? बच्चा एक बार आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। अब देखो, आपको लिखा है 805 करोड़ आपके पास था, 805 करोड़ था, पर आपको बोला है भाई कि 15 करोड़ मेरा इंक्रीज होने का चांस है, 15 करोड़ मेरे इंक्रीज होने का चांस है। फोकस करिएगा, 805 करोड़ था, 15 करोड़ इंक्रीज होने का चांस है। तो टोटल कॉस्ट इज 805 करोड़। जब आने वाले सालों में बेटा 15 करोड़ और इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बिकम 820 करोड़। चेक कर लो, तो बेटा वो कितना बन जाएगा मेरे पास, 820 करोड़। ओके, नेक्स्ट। अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूं? मेरे को अगर इससे थोड़ा सा हेल्प क्या मिलता है बेटा, आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास AS7 में एक मेथड होता था, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आपको वो निकालना होता है, जितना आपना अपने खर्चा करा है। फॉर्मूला क्या होता था बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ओवर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। इसको हम कहते थे, हमने कैलकुलेशन कर ली है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। 161 divided by 805 into 100, that means till date in the first year my 20% of the contract has been completed। मतलब मेरा फर्स्ट ईयर में भाई साहब अराउंड 20% कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट आगे, 574 ओवर 820, मेरा जो अब तक का कॉन्ट्रैक्ट का मेरा खर्चा है वो है 574। सो 574 डिवाइडेड बाय 820 इंटू 100, that means by this time my 70% of the contract is being completed। और ऑब्वियसली इधर आते आते मेरा 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। चलो बच्चे, पहले मुझे बताओ भाई साहब, तुम्हें ये कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई? ये मेरे को निकालना बहुत जरूरी था, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू चार्ज किया जाता है। अब मुद्दा है कि मेरा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में रेवेन्यू कितना चार्ज होगा, उसने यही पूछा था आपसे। देखो, अब आपके पास क्या है, रेवेन्यू टू बी चार्ज्ड। मैं बिल्कुल आपको बुक वाले मेथड से कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब हमारे पास क्या है कि अप टू द रिपोर्टिंग डेट मेरा रेवेन्यू कितना चार्ज होगा, ठीक है? और
प्रीवियस ईयर में मैंने कितना दिखाया था, प्रीवियस ईयर में कितना दिखाया था और करंट ईयर में कितना है। अब चेक करोगे ना भाई, तो ये बिल्कुल अपना सेम मेथड है। ये देखेंगे बच्चा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बुक में। ये देखिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सारा बिल्कुल ऐसे ही परसेंटेज निकाला हुआ है, चेक कर लो, ये देख लो, बिल्कुल सेम तरीके से परसेंटेज कैलकुलेशन करी हुई है। और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए रिपोर्टिंग डेट, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, मैं बिल्कुल इसी मेथड से करा रहा हूँ बिकॉज हमने क्लास में भी इसी मेथड से करा हुआ ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। फॉलोइंग द एब्सोल्युटली सेम मेथड, रिपोर्टिंग डेट, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ओके, अब ईयर 1 पे बच्चे चेक कर लो भाई, जो मेरा रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, 900 का 20%, क्योंकि मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भाई साहब अभी कितना है, 900 करोड़ का 20%, दैट इज 180 करोड़। क्या आ गया। अच्छा, मेरे खर्चे कितने बड़ा ईयर 1 में, मेरे खर्चे अगर आप ईयर 1 में देखोगे तो वो थे 161। तो मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना है, इस साल का प्रॉफिट है वो 19 करोड़ का। अच्छा, पहले साल में तो बच्चा ये सेम ही होगा क्योंकि इस साल का प्रॉफिट मेरा 19 करोड़ ही होगा। चलो ये आ गया ईयर 1, पहले साल में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पहले साल में सारा सेम होगा। मजा आपको आएगा ईयर 2 से। अब ईयर 2 समझो, तुम्हारा रेवेन्यू जो है वो कितना हो जाएगा। देखो, अब तुम्हारा रेवेन्यू जो था पहले पहले साल में था 900, ये देखो बेटा पहले साल में 900 था, फिर तुम्हारा रेवेन्यू अगले साल में बढ़ गया 920 हो गया, 920, राइट। तो रेवेन्यू बिकम्स 920, फोकस करें। अब अगले साल तुम्हारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 920 का 70%, 920 का भाई साहब 70% करो, तो हमारे पास आता है बच्चा 920 का 70%, दैट वर्क्स आउट बी 644। क्या आ गया। अच्छा, अब इस साल में जो खर्चे होंगे, जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है वो है 820, तो 820 का भी 70% आपको चाहिए, 820 का 70%, दैट वर्क्स आउट टू बी 574। ये आप चेक कर लीजिए। दैट मीन्स आपका इस साल का प्रॉफिट अप टू द रिपोर्टिंग डेट इज 70 करोड़। 70 करोड़ में से बच्चों अगर आप इसमें नोटिस करते हो, 70 करोड़ में से 180 करोड़ और 161 करोड़ ये आपने प्रीवियस ईयर में शो करा हुआ था। तो प्रीवियस ईयर में आपने 180 और 161 शो करा हुआ था, मतलब 19 करोड़ पिछले साल का प्रॉफिट था। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा इसमें से माइनस कर लो, तो इससे आपका करंट ईयर का बैलेंस आता है। करंट ईयर का बैलेंस कितना आ गया भाई साहब, 464 करोड़, और 574 में से 161 निकाल दो बेटा, 413 करोड़, और 70 में से आप 19 निकाल दो तो आपके पास आ गया 51 करोड़। तो ये बच्चा मेरे पास सेकंड ईयर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। डन। अब आपको दिखाना है ईयर 3, तो ऐसे ही बेटा हम लोग ईयर 3 को कंटिन्यू करेंगे। ये लीजिए, ऐसे ही मेरे भाई ईयर 3 को कंटिन्यू करिए। ईयर 3, अब ईयर 3 आपको क्या बोलता है बच्चे, जरा समझे जरा ध्यान से देखिए। अब ईयर 3 में सब कुछ है 100%, तो रेवेन्यू विल बी 920। रेवेन्यू क्या हो गया भाई साहब, 920 पूरा 100%। एक्सपेंस कितना हो गया बच्चा मेरे पास, एक्सपेंस हो गया मेरे पास यहाँ पर 820। अब इस साल का प्रॉफिट आ गया 100। अब पिछले साल आपने कितना दिखाया हुआ, पिछले साल आपने 644 तक दिखाया था, ये देख लीजिएगा। 574 का खर्चा था, पिछले साल 70 का प्रॉफिट था। तो इस साल करंट ईयर में तुम्हारे पास कितना होगा, करंट ईयर में इट विल बी 276 एंड इट विल बी 246, और 30 करोड़ का तुम्हारा बाकी बैलेंस हो। ये बच्चा आपको प्रेजेंटेशन सारी मेंटेन करनी पड़ेगी और इसी के बेस पे सारा आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ओके भाई, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे बच्चे पहले मुझे बता दो भाई, AS7 का ये क्वेश्चन क्लियर है। एज यू नो AS7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एवरीवन कैन मेक इट आउट कि AS7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया सारे बच्चे चेक कर लो, ठीक है। चलो भाई, अब आप आ जाइए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। एक मिनट यार, मेरे ख्याल से ये भाई साहब दोनों मिक्स हो गए हैं।
हाँ बोलो भाई। बेटा हाँ कर देता हूं। मैं एक बार पहले बच्चा वो आरटीपी आपको कर दूं, फिर मैं आपको वो बुक का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा वो लास्ट टू लाइंस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है मेरे भाई। ये वाला कह रहे हो ना? हाँ तो ये सेम है बच्चा लाइन कि आपने जो मटेरियल था वो 100 लाख का था, उसमें इंक्लूड था और एक में एक्सक्लूड था। अगर तो बच्चा उसमें इंक्लूड करा तो माइनस करना है, एक्सक्लूड वाले में नहीं करना, बस यही फर्क है दोनों में। अगर इंक्लूड होगा तो कॉस्ट को माइनस करना होगा, और अगर एक्सक्लूड है तो बेटा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सक्लूड है तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। हाँ जी। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, वो डिपेंड करता है मेरे भाई कि आपके पास एक्सक्लूड है कि इंक्लूड है। कोई बात नहीं, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बच्चा जरा 2 मिनट अपना जो टारगेट है ना आरटीपी का वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है? यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, चिंता मत करें। चलिए हम पहले बड़ा इस पे आ जाते हैं। आपको भाई मैं वो क्वेश्चन भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो अब पहले ये देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है अपने पास। वो बोलता है कि भाई when will be the revenue be recognized in case of interdivisional transfers? मतलब भाई साहब अगर तुम सपोज कर लो, मान लो फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए, एक डिपार्टमेंट है ए, एक डिपार्टमेंट है बी। पहले बात को समझना बच्चा, वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है। डिपार्टमेंट है ए, एक डिपार्टमेंट है बी। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करे, इसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, राइट? इट इज सेल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे भाई? ये है सेल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये AS9 के परस्पेक्टिव से रेवेन्यू होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। बिकॉज रेवेन्यू बोला जाता है, रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट बोलता है, AS9 खासकर बात करता बोलता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड टू आउटसाइडर्स। इसमें कहा तुमने कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करे, तो कंपनी के बीच में ही हो रहा है। तो बेटा ये बात होगी कि सपोज कर लो तुमने अपने छोटे भाई को सामान बेच दिया, भैया बाहर तो कुछ जा ही नहीं रहा ना। तो याद रखना, उसमें रूल होता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड टू समवन आउटसाइडर्स। तो भाई साहब इसीलिए इसका जवाब बहुत सिंपल है, जो आप लोग इसको लिख लेंगे कि क्या ये रेवेन्यू है। आंसर इज नो, इसका आंसर रेवेन्यू नहीं हो सकता। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये वाला भी आया AS11 का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई AS11 का, जरा अच्छे से समझना। अच्छा अब यहां पर क्या कहानी है, आपको बोलता है अल्फा लिमिटेड ने एक आइटम परचेज करी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, और आपको बोला है $50 लाख की अप्रैल 2023 में। उसको हमने फॉरेन करेंसी में फाइनेंस कराया है, याद रखना 5 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 50 लाख को 5 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 10 लाख की एक इंस्टॉलमेंट हो गई। ओके, 31 मार्च 2024 को पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, और उस दिन आपका डॉलर का रेट था 62। बड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहां पर जब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो ना, देखो जब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ही तुम्हें एक नुकसान हो रहा है। आपको पता है कैसे? $10 लाख आप पे कर रहे हो, ₹2 का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, तो आपको एक नुकसान हो गया भाई साहब कितने का? ₹20 लाख का आपको नुकसान हो गया। चेक कर लो एक चीज का, ये पहला नुकसान, ये हमारा एक तरह से एक्सचेंज लॉस है। ठीक है, याद रखेंगे एक तरह से क्या बढ़ाइए, एक्सचेंज लॉस। ओके, नेक्स्ट आगे सुने।
बोलते ये जो लॉस था ना, ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड कर दिया। गलत कर दिया पाजी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसको इंक्लूड कर ही नहीं सकते, बिकॉज रूल होता है AS11 का कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट पे आप नुकसान करते हो तो वो उसके कैरिंग अमाउंट में ऐड किया जाता है। तो पहली बात, ये जो नुकसान है 20 लाख का, इसको आपने क्या करा, आपने इसको इंक्लूड कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तुमने गलत कर दिया भाई, तुम इसे नहीं कर सकते हो। और तुमने एक प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 20% की डेप्रीसिएशन देनी है। अब आप बात समझो कि एक तो बोलता है एक्सचेंज लॉस निकालो, और एक आपको करना क्या कि आपको डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट बताना है। राइट। देखो बच्चा, मैं आपको ना इसमें क्या कर रहा हूं, आपको थोड़ा बता रहा हूं, सिंपल एक फंडा बताता हूं। पहली बात, एक्सचेंज लॉस कितना है। एक तो ये 20 लाख का एक्सचेंज लॉस है, कंफर्म हो गया। दूसरा, आप सोचो, अगर मैंने 50 लाख का लोन लिया था, 10 लाख मैंने रीपे कर दिया, तो आज की डेट में $40 लाख मेरे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। अगर जो रेट है वो 62 हो गया है आज की डेट में, तो बेटा मुझे वो 80 लाख का भी लॉस होगा। कहने का मतलब जो मेरा एक्सचेंज लॉस है वो कितना हो जाएगा, 100 लाख। माई एक्सचेंज लॉस विल बी नाउ 100 लाख रुपीज, याद रखना, इट विल बी 100 लाख रुपए। ओके। अब ये जो 100 लाख होता है ना बच्चा, याद रखना, नाउ दिस लॉस रिलेट्स टू PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हेंस this loss should be added to the carrying amount of property plant equipment। तो लॉजिकली क्या करना चाहिए भाई, इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देना चाहिए। अच्छा, अब आप एक काम करो, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया भाई कि तेरा 50 लाख का लोन है, जैसे तूने खरीदा था $60 का, तेरा रेट था, ₹60 का रेट था। दैट मीन्स डेट ऑफ परचेज पे 50 लाख US डॉलर्स इंटू 60 रुपए, दैट मीन्स तुम्हारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वॉज 3000 लाख। राइट। क्योंकि वो तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब, 3000 लाख के हिसाब से हो गया। चलो, अब यहां फंडा क्या है कि अब यहां पर एक्सचेंज लॉस भी मैंने रुपीज में निकाल लिया है। तो एक्सचेंज लॉस जो है दैट हैज टू बी एडेड टू 100 लाख। सो न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शुड बी 3100 लाख। तो बच्चों, जो मेरा नया कैरिंग अमाउंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, वो मेरा आना चाहिए 3100 लाख रुपए। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। अब भाई साहब, अगर कैरिंग अमाउंट मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का 3100 लाख होना चाहिए, तो मेरे पास जो डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है मेरे को, तो डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज्ड, उसने बोला है ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, वो मेरे पास कितनी होनी चाहिए, 3100 लाख के ऊपर 20%। सो मेरा जो कैरिंग अमाउंट है बेटा 3100 लाख के ऊपर 20%, दैट वर्क्स आउट टू बी 620 लाख का मेरा डेप्रीसिएशन होना चाहिए। तो उसने मुझे दो बातें बोलनी थी निकालने के लिए। एक उसने कहा था बेटा कि आप एक्सचेंज लॉस निकालो, हमने निकाल लिया है एक्सचेंज लॉस, आप चेक कर सकते हैं। एक उसने बोला था हमें डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट बताओ, डेप्रीसिएशन का भी ट्रीटमेंट उसको बता दिया है। ओके दोस्तों, फटाफट से बताओ कि क्या ये स्टोरी तुम लोगों को सारी क्लियर है कि नहीं। देखो बेटा, मैं जानबूझ के ना एएस तुम्हें मैक्सिमम लिख लिख के करवा रहा हूँ, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा राइटिंग हैबिट होनी चाहिए। याद रखना, हम लोग नॉर्मली एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम एएस को सिर्फ पढ़ते रहते हैं। वी ओनली गिव इट अ रीडिंग। जितने लोग एएस को लिख के नहीं करोगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करोगे, याद रखना। अच्छा, अब जैसे ये वाला एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी लिमिटेड ने एक्वायर करा है एक जनरेटर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अप्रैल 2023 को, 100 लाख रुपए का। ठीक है। 2 अप्रैल 2023 को उन्होंने क्या करा, देखो पहले उन्होंने एक जनरेटर खरीदा, ध्यान से समझना। फिर उन्होंने अप्लाई करा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी को फॉर सब्सिडी। मतलब भैया, पहले जनरेटर खरीद लिया, बाद में एक सरकार की कोई एजेंसी है, उसके हमने अप्लाई कर दिया जी हमें सब्सिडी दे दो। सब्सिडी उनको ग्रांट हुई है जून 2024 में।
सारे अकाउंट्स वगैरह फाइनलाइज हो गए, उसके बाद उनको सब्सिडी ग्रांट हो गई। ठीक है, अब ये चीज दिमाग में रखना, कंपनी ने यहां पर हैज नॉट अकाउंटेड फॉर सब्सिडी इन द ईयर 31 मार्च 2024। अब देखो कंपनी ने वहां पर सब्सिडी ने अभी तक उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो क्या ये पीपीआई है? पीपीआई क्या होता था? एरर। पीपीआई क्या होता था बेटा? हमने गलती क्यों कर दी? क्या कंपनी ने सब्सिडी नहीं रिकॉर्ड करी, तो क्या कंपनी ने ये गलती करी है? देखो आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं, कहते यार अगर तो सपोज कर लो सब्सिडी को हम लोग या कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट को किताबों में तब दिखाते थे जब सबसे पहली बात हमने ग्रांट लेना है, उसकी सारी कंडीशंस हमने सेटिस्फाई कर दी। इसमें दो बातें होती थी, एक नंबर वन ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नंबर टू इसमें एक पॉइंट होता था कि हमें सब्सिडी का मिलने का श्योरेंस है, दैट मीन्स सब्सिडी विल बी रिसीव्ड। तो दो बातें होती थी बेटा कि सब्सिडी मिलेगा और कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अच्छा, अब उन्होंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। अब एक सिंपल सी बात है, उनको अगर अभी रिकॉर्ड नहीं करा तो यहां पर हो सकता है कि उनको अभी तक सब्सिडी जो है, याद रखना, वो मिला है अगले साल, नॉट इन द ईयर 2023-2024। तो यहां पर उन लोग एक अपना क्लेम डाल सकते हैं कि देखो भाई ये पीपीआई नहीं है। क्यों? अगर मैंने सब्सिडी नहीं रिकॉर्ड करी इस साल, बिकॉज मुझे हो सकता है इंश्योरेंस ना हो कि मुझे सब्सिडी मिले गवर्नमेंट से। खाली गवर्नमेंट सब्सिडी बोल देती है, कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी देती नहीं है, तो इस केस में यह भी पॉसिबिलिटी है कि मुझे सब्सिडी ना मिले। तो क्या सब्सिडी को रिकॉर्ड नहीं करना एक एरर है? नहीं, सब्सिडी को रिकॉर्ड नहीं करना एक एरर नहीं है, इट इज बेसिकली नॉट अ पीपीआई। याद रखना, तो इस केस में कंपनी इज करेक्ट इन नॉट रिकॉर्डिंग सब्सिडी इन द ईयर 2023-2024 बिकॉज कंपनी इज नॉट रिसीविंग सब्सिडी इन 2023-2024। तो क्या ये एक एरर है? क्या ये पीपीआई है? जवाब है नहीं। ओके बच्चे बताइए, भले ये वाला फंडा क्लियर है कि पीपीआई नहीं है, राइट? बिकॉज सब्सिडी मिलने के लिए बहुत ज्यादा, बंधन सोना नहीं ढक्कन, सब्सिडी मिलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको ना ढक्कन सोना नहीं है। अभी अभी बहुत सारा पड़ा है, अभी तो असली क्वेश्चन आ रहा है। नींद खोल के बैठो भाई साहब, ये मैं आप लोग के लिए करा रहा हूं। जो अपने क्या कहते हैं जनवरी वाले बच्चे हैं, उनको तो ढक्कन में ये आरटीपी कभी भी करा सकता था, मैंने आप लोग के लिए इतनी जल्दी करा बिकॉज आपका 31 जुलाई को मेरे साथ टेस्ट है। तो मैंने कहा भैया उसके पहले पहले एक बार आरटीपी डिस्कस करते थे ताकि बच्चों को हेल्प हो जाएगी। ओके, तो सुना नहीं भाई साहब? समझिए, तो ये पीपीआई नहीं है, याद रखना पहला। अब सब्सिडी को अपने को अकाउंट कैसे करना चाहिए? सिंपल सी बात है, सब्सिडी को हम कैसे अकाउंट करते थे, आपको मैं याद कराता हूं। AS12 के अंदर दो मेथड होते थे। क्या? सब्सिडी को अकाउंट करने के दो मेथड होते थे। एक होता था डेफर्ड इनकम, आप इसको डेफर्ड इनकम के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हो। AS12 बच्चों को याद होना चाहिए भैया, एक मेथड होता था डेफर्ड इनकम, एक होता था कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता था? हम इसको जनरेटर की कॉस्ट से कम भी कर सकते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होता था डेफर्ड इनकम, तो हम दोनों में से किसी से भी ट्रीट कर सकते हैं। अब ये वाला एएस में लिखवा के नहीं करा रहा बिकॉज ये एएस बहुत इजी है, याद रखना, और इसमें कोई खास फंडा है भी नहीं, राइट? अब बच्चों मैं तुम्हें असली क्वेश्चन पे लेकर आता हूं। AS13 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही धांसू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ना बच्चा याद रखना, हमारे मॉड्यूल में नहीं है, हमारे इवन बुक में नहीं है, याद रखना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन AS13 का उन्होंने डाला है। नाउ ट्रस्ट मी। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद AS13, बेटा AS12 तक किसी को कोई मन में डाउट है, कोई एनी क्वेश्चंस? सारा कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, डाउट है तो भैया हाथ रेस करके क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है? जरा सारे बच्चे थम्स अप कर दो। अच्छा राणा जी, उसमें सिंबल भी होता है बेटा, ऐसे ठेंगा दिखाने से अच्छा, उसमें सिंबल भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए, इट्स ओके बेटा। आ गया, हाँ जी बोलो भैया क्वेश्चन मेरे। फिर तो रिकॉर्ड कर ही लेते ढक्कन, फिर वो पीपीआई होता, फिर वो पीपीआई होता। पॉइंट इज, अगर आपको पहले मिल गई है, क्या होता है बेटा, सरकार से ना एश्योरेंस नहीं होती कि मिलेगी नहीं मिलेगी।
उसमें दो बातें होती हैं, एश्योरेंस होना चाहिए और रिसीव होनी चाहिए। कंडीशंस एंड एश्योरेंस दोनों चीजें होती हैं। अच्छा सुनिए भाई, अब मैं तुम लोग को एक मेन क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर तुम इस क्वेश्चन को खुद पढ़ोगे एक बार तुम थोड़ा हिल जाओगे। याद रखना, एक बार बच्चा हिलता है इस क्वेश्चन को पढ़ के। ध्यान से सुनना, बड़ा क्वेश्चन को थोड़ा नींदे खोल के, वरदान जी भैया नींद खोल के याद रखना। सारे बच्चों की नींदें खुली होनी चाहिए अब यहाँ पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कंपनी एंगेज्ड है भैया बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में और मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। प्रॉब्लम क्या, हम लोग एएस 13 में ना वो लगातार वही क्वेश्चन करी जाते हैं, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। हम लोग बड़ा दूसरे क्वेश्चन कभी एएस पे ध्यान नहीं देते। वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट करते करते कई बार भैया झटका मार गया वो अगला। तो देखना ध्यान से क्या बोल के गया। कहते हैं फाइनेंशियल ईयर में ना 31 मार्च 2024 में कंपनी ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। चलो एग्रीड। मतलब कंपनी ने क्या करा भाई साहब, कंपनी ने वहां पर एक कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पर्टिकुलर कंपनी खरीद ली। अब जो मर्जी खरीदी, कंपनी की कॉस्ट कितनी है, कंपनी को अपनी कॉस्ट से मतलब होता है। देखो उस टाइम पे बुक वैल्यू क्या थी, इट इज नॉट कंसर्न, बिकॉज एएस 13 एक बड़ी बात क्लियर करता है। एएस 13 कहता है कि भैया जो तेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। एएस 13 इज ओनली कंसर्न कि भाई साहब मेरे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेगा। अच्छा उस टाइम पे अब शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, या मान लीजिए बुक वैल्यू क्या है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। हम लोग को ये सब चीजों से मतलब भी कुछ नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न कि भैया एएस 13 क्या बोल रहा है, मेरी बात को समझो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है भैया तेरे को कॉस्ट से मतलब है, तो वी आर ओनली कंसर्न विद द कॉस्ट, वी आर नॉट कंसर्न कि भाई अपना मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है। कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक प्रीमियम था 675 रुपीज पर शेयर का, हैज बीन पेड कंसिडरिंग वेरियस टैंजिबल एंड इनटैंजिबल फैक्टर्स। अब आपको एक बकवास लिखी हुई है, फालतू बातें, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा आगे लिखा है, पढ़िएगा। Above investment in the shares of the acquired company has been considered as long term investment, मतलब इसको हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना है। अब वैसे भी याद करना भैया, इन्वेस्टमेंट का रूल होता था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर आपको एक बात बताई जाती थी, बड़ी सिंपल सी बात। क्या बताते थे बेटा उसके अंदर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर? वो कहते थे भैया कि अगर सपोज कर लो इन्वेस्टमेंट को तुम लॉन्ग टर्म मानते हो तो उसको हमेशा किस पे वैल्यू करो, उसको कॉस्ट पे करो। और अगर तुम इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म मानते हो, शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का रूल होता था। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दिस। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का भाई साहब अपने पास ये रूल चलता था। अच्छा, तो बोलता है हमने क्या करा, उसको वैल्यू करा कॉस्ट पे। एग्री। हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाई इन द डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हो रही है ना, यहाँ पर आप देखो ये भैया बुक वैल्यू कम हो रही है, मार्केट प्राइस 876 हो रही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मार्केट प्राइस हमारी 876 हो रही है, हमारी वैल्यू कम होती जा रही है, हमने इसकी कोई प्रोविजन नहीं बनाई। हमने इसकी कोई भी प्रोविजन नहीं बनाई, ध्यान से समझिएगा। बट हमने इसको क्या करा, उसको लॉन्ग टर्म मानते हैं, उसको कॉस्ट पे शो करा, दैट इज फाइन, वेरी गुड। अब सुनो, as per the requirement of the schedule 3 of companies act, the aggregate market value of the quoted share has been properly reflected in financial statement। सर इस लाइन का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बंडल बकवास लिखा हुआ है। याद रखना कई सारी लाइनें ऐसी लिखी होती है जानबूझ के आपको तंग करने के लिए, एंड इट्स एब्सोल्युटली बेकार। 28 मार्च को बोलता है शेयर का जो प्राइस है भैया मार्केट में कोट करा 880 रुपए का, और करंट मार्केट प्राइस भैया गिरता जा रहा है, वो आपके पास मतलब आपका शेयर का प्राइस गिरता जा रहा है, 300 रुपए हो गया। Considering the tangible and intangible benefit of the management is of the view there is no permanent diminution in the value of strategic investment in the acquired company, as the same has been considered as long term investment। तो कहता है अपने पास मैनेजमेंट कह रही भैया आपको ना कोई भी परमानेंट डिक्लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट के अंदर। आई होप सारे बच्चों को याद होगा, डिमिनिशन इज डिक्लाइन। तो अब यहां पर देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर प्रोविजन, मतलब मैनेजमेंट कह रही भैया हमें कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है। अब बताइए कि जो सबसे पहले, अब देखो ये सारा क्वेश्चन आपको बता क्या रहा है, ये सारा क्वेश्चन आपको नटशेल में एक बात बताता है। पहली बात कहता है भैया पेशेंस रख। मुद्दा क्या भाई साहब, बोलता है पेशेंस रख। पेशेंस मतलब आराम से क्वेश्चन को पढ़। जो बच्चा इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ गया वो गया।
सबसे पहली बात, क्वेश्चन में कहानी इतनी, हमने गवर्नमेंट सेक्टर एक्वायर करा है, 1551 उसकी कॉस्ट है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, बाकी उसकी प्राइसेस इतनी इतनी गिर रही है। अब कहते हैं हम लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को रखना कॉस्ट पर होता है। अब यहाँ पर बोलता है ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे रखा है और आपने कोई भी डिमिनिशन इन द वैल्यू नहीं दिखाई, तो क्या तुम्हारा ये ट्रीटमेंट करेक्ट है? देखो एक सिंपल सी बात है, आपको आपको बताने की, फंडे की आपको बात किया है। हम लोग इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म को कॉस्ट पे रखते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म को हम लोग बच्चा वैसे भी कॉस्ट पे ही रखते हैं, तो उसमें कुछ भी उसने गलत नहीं करा है। तो लॉन्ग टर्म को अगर भाई साहब उसने कॉस्ट पे रखा है तो बिल्कुल सही है। अच्छा, रही बात डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इसके बारे में आपको बताता हूं। डिक्लाइन होते थे दो प्रकार के, याद रखना भाई। डिक्लाइन होते थे दो प्रकार के, एक, नंबर वन, होता था टेम्परेरी, और एक होता था भाई साहब परमानेंट। तो दोस्तों हमारे पास डिक्लाइन होते थे दो प्रकार के, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कहानी क्या है कि हम लोगों ने कोई भी प्रोविजन नहीं बनाई। फंडा क्या होता था भैया, परमानेंट अगर डिक्लाइन लगता है तुम्हें कि तुम्हारा डिक्लाइन लगातार लगातार होता जाएगा, तो तुम प्रोविजन बनाओ। अब यहां पर अगर उन्होंने नहीं बनाया तो ऑन द कंसिडरेशन उनको लगता है कि वो टेम्परेरी डिक्लाइन है, और अगर उन्होंने प्रोविजन नहीं बनाई तो उन्होंने कुछ गलत नहीं करा। हो सकता है शेयर की मार्केट वैल्यू आज कम है कल बढ़ जाए, पॉसिबल है। तो अगर उन्होंने कोई भी यहां पर प्रोविजन नहीं बनाई है तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा। जैसे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे कि अगर वहां पर उनका व्यू है कि वहां कोई परमानेंट डिक्लाइन नहीं है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, सो उन लोगों ने क्या करा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्रोविजन नहीं बनाई। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भैया कोई परमानेंट डिक्लाइन नहीं है तो मत बनाओ, इसमें कौन मना कर रहा है, राइट। पॉइंट इज, अगर आपका टेम्पररी डिक्लाइन होता है तो वैसे भी प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। परमानेंट डिक्लाइन में पड़ती है। अब यहां लिख क्या रहे कि मुझे लगता है कि परमानेंट डिक्लाइन नहीं है और मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, तो ठीक है, कंपनी इज राइट। अच्छा, फिर अगर सपोज कर लीजिए, अगर मान लो मैं कोई प्रोविजन बनाता, तो प्रोविजन को मैं पीएल में दिखाता कि मैं उसको डेफर्ड एक्सपेंडिचर की तरह 5 साल में राइट ऑफ करता। देखो सिंपल सी बात होती है, एएस तेरा कहता है कि अगर तू कोई प्रोविजन बनाता है तो याद रखना, बड़े आराम से उसको पीएल में दिखा। ये राइट ऑफ करने वाला कोई सीन नहीं है। क्या होता था भैया, कोई भी अगर तू प्रोविजन बनाता उसको कहां दिखाता था, पीएल में। तो ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर मानना, ऐसा कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं कहता था, बिकॉज सिंपल सा फंडा है, प्रोविजन बनाना मतलब आपको चुपचाप वहां पर एज पर एएस 13 में अपना ट्रीटमेंट दिखाना है, राइट। अच्छा, फिर जो आपने प्रीमियम पे करा है स्ट्रैटेजिक बेनिफिट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपको लिखा है, क्या मैं उसको सेपरेटली अकाउंटिंग में ट्रीट कर सकता हूं? अच्छा, यहां पर फंडा क्या है बेटा, एक बार समझिएगा। कई बार क्या होता है, जो भी हम लोग अलग से प्रीमियम भी पे करते हैं या कुछ भी पे करते हैं, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे कभी कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज सिंपल रूल होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, वेदर यू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, दैट इज नॉट द कंसर्न। तुमने खरीदा कितने पे था, तुमने खरीदा था जिस प्राइस पे, उसी पे उसको दिखाया जाता है। तुम कोई स्ट्रैटेजिक बेनिफिट के लिए प्रीमियम पे करते हो, याद रखना उसको भी हम कॉस्ट मान सकते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमने 1551 के अलावा मान लो कुछ एक्स्ट्रा भी पे करा, उसको तुम कॉस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं उसको सेपरेटली ट्रीट करूंगा, तो सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ दैट प्रीमियम इज नॉट राइट, याद रखना। तो यहां लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कि क्या भैया उसका एक सेपरेट प्रोविजन अपने को बनाने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कोई भी काम अपने को करने की जरूरत नहीं होती। ओके गाइस, अब आप मुझे बताइए दिस क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये है थ्योरी 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 थ्योरी। फसल जी, आप क्या लेट के पढ़ रहे हैं भाई, तकिया लगा के? उठ के बैठ जाओ, सुनो, अगर लेट के पढ़ रहे हैं या तो कैमरे की पोजीशन ऐसी है। हाँ, मेक श्योर यू आर सिटिंग। चलो, दैट्स ग्रेट, ठीक है, इट्स क्लियर।
नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। भाई एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अपने पास अगेन AS 16 का, एज पर द कैलकुलेशंस भाई, अगर आप इसको नोटिस करते हो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी AS 16 का, इसको ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि लॉयल लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट लिया है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ स्कीम, राइट। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करेंगे भाई, अगर तुम देखोगे ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ रहा है क्या, कि बोलता है कि उन्होंने खर्चा करने का प्लान बनाया बट एक्चुअली में खर्चा इतना करा। फोकस करना, खर्चा करने का प्लान बनाया बट एक्चुअली में खर्चा इतना करा। कंपनी पे करती है बैंक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर आनम, जो डेबिट किया जाता है मंथली बेसिस पे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको डेबिट किस पे कर रहे हैं भाई साहब, मंथली बेसिस पे, इस पे मार्क करें। हाफ ईयर में कंपनी ने 20 लाख का ओवरड्राफ्ट करा है 31 दिसंबर तक, मतलब यहां तक कंपनी ओवरड्राफ्ट में फंसी हुई है, यहां तक ये ओवरड्राफ्ट में कंपनी फंसी हुई है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर कंपनी के पास जनवरी में आ गया सरप्लस कैश, ओके, मतलब यहां पर कंपनी के पास, मैं लिख देता हूं यहां पर कि कंपनी के पास सरप्लस कैश है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। जनवरी में भैया कंपनी के पास सरप्लस कैश है, ओके, रुक जाओ, सिर्फ जनवरी में आगे। और अगेन फरवरी से 14 लाख का ओवरड्राफ्ट, मतलब कंपनी का फिर से यहां पर ओवरड्राफ्ट कांड शुरू हो गया। और 30 लाख फिर मार्च में, मतलब मार्च में भी ओवरड्राफ्ट है, कहने का मतलब एक्सेप्ट इन जनवरी, एवरीवेयर फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेब मार्च वी हैव एन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटा, यहां पर ओवरड्राफ्ट है सारा। कंपनी के पास स्ट्राइक थी भैया दिसंबर में, अपना वर्क नहीं कर सकी कंपनी, सब्सटैंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो था फिर भी वो चल रहा था। ऑन साइड वर्क अगेन कंपनी का जनवरी में शुरू हो गया, सारा वर्क कंप्लीट हो गया 31 मार्च तक। एज्यूम करना है कि कंपनी ने सारा का सारा खर्चा फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में करा है। आपको इंटरेस्ट बताना है कितना कंपनी कैपिटलाइज करेगी। देखो बेसिकली क्या है बच्चा, बेसिकली अपने को इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना है वही अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी ना पूरा लिख के करते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल सम, इसको पूरा लिख के करें। तो बच्चे क्या करें भाई साहब, एक बार कॉपी मेरे साथ निकाल लें और बड़े प्यार से ना एक छोटा सा टेबल सा ऐसा हम बनाते होते थे, बच्चे याद करें। तो ऐसे करके भाई साहब एक टेबल सा बना ले, 6 कॉलम्स ड्रॉ कर लें बेटा, ठीक है। चलिए, अब अपने पास कहानी क्या है, यहां पर ना थोड़ा ट्विस्ट क्या आएगा, आपको बोला है कि भाई अपने को ना चार्ज करना है इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर। सारा इंटरेस्ट चार्ज करना है भाई साहब मंथली बेसिस पर। चेक करना, पहले अपने पास मंथ आ रहा है, फिर अपने को बोला है कि जो हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर करा है वो कितना है, हमारा इंटरेस्ट कितना होगा भाई, इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। अच्छा, फिर हमने कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करा, how much interest we have to capitalize, what is my outstanding amount, and what is my total cumulative amount, मतलब मेरा टोटल बच्चा क्यूमुलेटिव अमाउंट कितना होगा। चलो भाई साहब, अब अपने पास सबसे पहले आप देखोगे पहला मंथ आता है अक्टूबर 23, अक्टूबर 23 भाई जरा 2 मिनट अपने सामने क्वेश्चन रखना, हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4 लाख था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के कारण ही तुम्हें इंटरेस्ट पड़ता है। देखो प्लान एक्सपेंडिचर का कोई काम नहीं बेटा क्वेश्चन में, याद रखना, वो खाली दिया हुआ है ताकि तुम लोगों को ढक्कन बनाने के लिए, परेशान करने के लिए। सही बात बोले तो प्लान एक्सपेंडिचर हैज नो यूज, राइट। तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा एक्चुअल खर्चा होता है वही तुम यूज करते हो। तो 4 लाख, अब यहां पर क्या करना है भाई, 4 लाख के ऊपर 15% इंटरेस्ट लगाना है मंथली बेसिस, याद रखना मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट लगाना है, उसने बोला हुआ है।
तो 4 लाख के ऊपर 15% मंथली बेसिस पे जब इंटरेस्ट लगाते हो तो इंटरेस्ट आपके पास आता है 5000, ये 5000 आ गया। अब आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 4 लाख प्लस 5000, 4,05,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा आज की डेट में। तो टोटल अमाउंट बेटा मेरा आज की डेट में 4,05,000 है, ये मेरा चला जाता है अक्टूबर का। ओके, नेक्स्ट फिर मैं बात करता हूं नवंबर 23 की। नवंबर 23 में तुम्हारा प्लान खर्चा कितना तुमने और करा है, प्लान को छोड़ो, इसको तो देखना ही नहीं है भैया। तुमने तुमने एक्चुअल कितना करा है, 795 करा है। अच्छा, अब तुमने 795 तुमने एक्चुअल खर्चा और करा है नवंबर 23 में। अब इसको चेक करो। अब इसमें क्या कहानी बेटा, 4 लाख तुम्हारे पास, मतलब जो 4,05,000 तुम्हारा पहले बैलेंस था, इंटरेस्ट बेटा टोटल पे पड़ता है। 795 तुमने और करा, उस पे 15% करके भाई साहब 1 महीने का इंटरेस्ट और तुम्हें पड़ेगा। तो 4,05,000 प्लस 795 के ऊपर 15% भाई 1 महीने का इंटरेस्ट और पड़ा, दैट इज 15,000। चेक करते जाओ बच्चों। अब तुम्हारे पास जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपको चेक करना है। देखो, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 4,05,000 प्लस 795 प्लस 15,000 मेरा इंटरेस्ट। तो भाई 4,05,000 795 प्लस 15,000 दैट वर्क्स आउट टू बी, मेरा टोटल अमाउंट है 12,15,000। डन हो गया। अब बारी आती है दिसंबर की। भाई दिसंबर में ना तेरा कोइंसिडेंटली कोई खर्चा नहीं है, एग्री। अगर खर्चा नहीं है दिसंबर में, मैं एग्री करता हूं भाई साहब, दिसंबर में खर्चा कोई नहीं है। पर जितना पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है उसका तो इंटरेस्ट पड़ेगा ही, ये थोड़ी कि बैंक इंटरेस्ट छोड़ देगा। तो 12,15,000 पे 15% भाई साहब 1 मंथ का बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बच्चे इसमें चेक कर लो, 15% के हिसाब से 1 मंथ का इंटरेस्ट दैट वर्क्स आउट टू बी 15,188 अप्रोक्सीमेटली, ये बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अब आपका टोटल पैसा कितना बना, 12,15,000 था, इसमें 15,188 रुपए और जोड़ दीजिए, तो 12,30,188 रुपए आज तुम्हारा दिसंबर में बैलेंस है। अब बारी आती है जनवरी की। अब जनवरी में एक मजेदार बात लीजिएगा भैया, जनवरी में तुमने खर्चा तो जरूर करा है, पर तुम्हारा ओवरड्राफ्ट नहीं है, तुम्हारा सरप्लस बैलेंस है। जब सरप्लस बैलेंस हो जाता है तो बैंक कहता है ठीक है यार, फिर काहे का इंटरेस्ट चार्ज करना, इंटरेस्ट तो ओवरड्राफ्ट पे चार्ज होता है, सिंपल सी बात है। तो जनवरी में नो इंटरेस्ट, बस सरप्लस पे आपका चार्ज होगा। हाँ, बट अब जो आपने खर्चा कर दिया है तो 12,30 में, सॉरी 12,30,188, अभी चाहूंगा 12,30,188 जो है दैट इज 12,30,188 रुपीज में आपका जो बैलेंस है दोस्त, उसमें 50,000 का खर्चा और ऐड हो जाए। तो योर टोटल एक्सपेंडिचर इज 12,80,188 रुपीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जनवरी में बच्चा मेरे को ऑब्वियसली कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं फेब की बात करता हूं। फेब में मेरे भाई मेरे पास 2 लाख रुपए का फिर से एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, ये देखो 2 लाख रुपए का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। अब ध्यान से मेरी बात समझ लो, तुम्हें साफ बोला हुआ है कि फेब में तुम्हारा ओवरड्राफ्ट हो जाता 14 लाख। अब तुम्हारा ओवरड्राफ्ट ही 14 लाख है, तो 14 लाख पे तुमसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तुम्हारा खर्चा जो मर्जी हो, तुम्हारा ओवरड्राफ्ट ही फेब में कितना है बेटा, 14 लाख। अब तुम्हारा इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, 14 लाख पे। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया बेटा, 1 महीने का इंटरेस्ट इसका आ गया 17,500,
14 लाख के ऊपर 15% जो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट आपका अमाउंट लिखा हुआ आपको 17,500। अब होल्ड ऑन, ध्यान से मेरी बात को समझना। 1280 188 बैलेंस था, 2 लाख तुमने और खर्चा करा, 17,500 इंटरेस्ट आ गया। तो आज की डेट में टोटल 14,97,688 रुपीज भैया तुम्हारा टोटल बैंक के पास क्यूमुलेटिव अमाउंट ओवरड्राफ्ट में पड़ा हुआ। अब सुनो, मार्च में तुमने 12 लाख रुपए और खर्चा कर दिया। क्वेश्चन को समझना बेटा भाई साहब, मार्च में आपने 12 लाख रुपया और खर्चा करा। अब आपका टोटल 14,97,688 आउटस्टैंडिंग था। 12 लाख रुपया उस पे और खर्चा हुआ, ठीक है। अब इसके टोटल पे 15% का 1 मंथ, दैट इज 33,721। तो भाई साहब, ये जो आपका इंटरेस्ट आता है ये आपके पास लास्ट में पड़ेगा आपको। अब टोटल जो बैलेंस बचा आपके पास आ गया 14,97,688 प्लस 12 लाख रुपए प्लस 33,721। सो टोटल आपका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है आज की डेट में वो आ जाएगा 27,31,049 रुपीज। ये बच्चा आपके पास आएगा। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ कितना इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज करा। बेटा इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करा भाई, ये सब टोटल कर लो। ये वाले, ये लो, ये इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज करे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फेब और मार्च, इसका टोटल कर लेंगे भाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये आता है 86,409। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आ गया कि हमने कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करा, राइट। ओके, अब बच्चे बेटा पहले मुझे बताओ, ये टेबल तुम लोग को समझ में आया? इसमें कोई चीज का लॉजिक अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूं भाई। सबसे पहली बात, इसमें ना आपको हर मंथ का निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर लाइन द एंटायर क्वेश्चन शफल्स कि इंटरेस्ट आपको पर मंथ बेसिस पे निकालना है। मोर ओवर इसमें याद रखना, जनवरी में सरप्लस कैश है सो नो इंटरेस्ट। जिस महीनों में ओवरड्राफ्ट है उसी महीनों में आपको वहां पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। पूरा टेबल चेक कर सकते हो। ओके भाई, फटाफट से मुझे बच्चे बताएं कि क्या ये कहानी सारे बच्चों को क्लियर है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो भाई साहब बता दो, क्योंकि जो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई ये वाला, ये थ्योरी है AS17 का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या कहना चाहता है बेटा, थ्योरी के अंदर कहता है यार जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होते हैं ना ओवरड्राफ्ट के, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को वो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसके पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। देखो एक सिंपल सा फंडा होता है, कहते हैं अगर तो आपका कभी भी कोई सेगमेंट फाइनेंशियल नेचर का है, मतलब अगर उसकी जो एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल नेचर की होती है, इसका थ्योरी समझ लेना। इसमें मेन कंसर्न होता है अगर सेगमेंट फाइनेंशियल नेचर का है, तो अगर तो सेगमेंट फाइनेंशियल नेचर का है तो हम इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर तो अपना सेगमेंट फाइनेंशियल नेचर का नहीं है तो इंटरेस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। आई रिपीट, ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपने इंक्लूड करना है नहीं करना, ये डिपेंड करता है सेगमेंट फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। अगर तो सेगमेंट जो है उसका काम है फाइनेंशियल नेचर का, तो हम इंटरेस्ट को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर सेगमेंट का काम फाइनेंशियल नेचर का नहीं है तो इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। ये सिंपल थ्योरी आ गई।
फिर बच्चा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। भाई ये क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि हमारी बुक में पेज नंबर 216 पे एक क्वेश्चन नंबर 29 है, डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ क्लास में विद फिगर्स। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। पेज नंबर 216 पे, शायद अपनी दूसरी वॉल्यूम में होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, इसमें नहीं है, एक मिनट भाई, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये सेम अपना क्वेश्चन है, क्लास में करा हुआ है। हाँ जी बच्चों, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, सविता वाला। ये डिट्टो सेम क्वेश्चन अपना आरटीपी में आया हुआ भैया, और ये क्लास में हमने करा हुआ है। तो बच्चे इसको मार्क कर देना, पेज नंबर 216, क्वेश्चन नंबर भैया 29। ठीक है, खाली नाम चेंज है, इनफैक्ट फिगर्स भी सेम है, डिट्टो सेम है भाई साहब। ये बच्चे वहां से कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बड़ा अच्छा एक AS23 का पॉइंट है। वो क्या, वो पूछता है भाई साहब कि हिल लिमिटेड जो है उसका शेयर कैपिटल है 50,000 शेयर्स का, 100 रुपए ईच का। सन लिमिटेड ने एक्वायर करे 15% शेयर्स हिल में अप्रैल 24 को। उन्होंने 5,012% कन्वर्टेबल डिबेंचर भी खरीदा। ये डिबेंचर्स जो है भाई साहब, बोलता उसको कन्वर्ट कर दिया बाद में इक्विटी शेयर में 3 सालों के बाद। आपको बताना है AS23 के अकॉर्डिंगली क्या वो उसका एसोसिएट है। देखो, एसोसिएट के लिए एक बड़ी बेसिक बात होती थी कि 20% वोटिंग पावर होना चाहिए। अगर आपने AS23 को अच्छे से करा है तो उसमें रूल क्या था बेटा, 20% वोटिंग पावर होना जरूरी है। अब यहां पर 20% वोटिंग पावर कौन से, एग्जिस्टिंग शेयर्स का होना जरूरी है, एग्जिस्टिंग शेयर्स का। तो अगर आप देखोगे आज की डेट में उसके सिर्फ 15% ही होल्डिंग है, 20% नहीं है। ठीक है, उसका लाइक वहां पर सिर्फ 15% होल्डिंग है। हाँ, उसको फ्यूचर में जाकर आगे 5,000 शेयर्स का मतलब डिवेंचर को कन्वर्ट करके शेयर्स मिलेंगे, वो एग्रीड है, वो फ्यूचर में जाके होगा। बट आज की डेट में अगर आप नोटिस करोगे बेटा, उसकी होल्डिंग सिर्फ 15% है, क्योंकि एसोसिएट के लिए आपको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता था, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के लिए 20% होना जरूरी होता था। तो बच्चे भाई साहब याद रखेंगे, ये एसोसिएट नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले शेयर से कभी भी आप एसोसिएट नहीं बनते हो। केस तेज की बड़ी अच्छी कंडीशन होती थी, राइट। ओके, फिर ये जो अगला क्वेश्चन है भैया आरजू वाला, मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 257 आईसीएम बुक का है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। डिट्टो सेम क्वेश्चन है भैया अपनी बुक पे, सेम पैसेंजर कार वाला क्वेश्चन है AS24 का, मैंने कई बार क्लास में कराया हुआ है। अब इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, डिट्टो सेम क्वेश्चन विद सेम वैल्यू, सेम फिगर्स, एवरीथिंग सेम, राइट। तो ये वहां से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 AS24 का, डिट्टो सेम क्वेश्चन। ओके, अब आपके पास आता है भाई साहब एक क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ये सब क्वेश्चन आना तो आपकी किस्मत की बात है अगर ये सब आ रहे हैं तो। जैसे लिखा हुआ है कि यार एक पब्लिशर है, 150 मैगजीन टाइटल होल्ड करता है, 70 उसने परचेज करी, 80 उसने खुद बनाई है। अब 80 उसने खुद बनाई है, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर अगर आप नोटिस करते हैं, बोलता है यार आपको बताना क्या है, जो आपने प्राइस पे करा है परचेज मैगजीन के लिए, उसको इंटेंजिबल एसेट माना, और कैश इनफ्लोज आ रहा है डायरेक्ट सेल से, और हर एक का टाइटल को हम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कर रहे हैं। अब यहां पर भैया क्या है कि जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है वो कहता है पुरानी टाइटल्स को बंद कर देते हैं और नई टाइटल कस्टमर सेगमेंट को देते हैं, मतलब नई नई टाइटल कस्टमर को भेजते जा रहे हैं। अब आपको बताना गया कि क्या ये एक सेपरेट सीजीयू है कि नहीं है। देखो सीजीयू की कंडीशन होती थी, सीजीयू क्या था, कैश जनरेटिंग यूनिट एज पर AS28।
उसमें होता था भैया, अगर तो आपके कैश इनफ्लोस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो आप सीजीयू हो। तो आपको सिर्फ यहाँ जवाब क्या देना भैया, अगर तो टाइटल जो क्रिएट हो रही है, अगर वो आपके पास अलग से पैसा जनरेट कर रही है, और अगर आप जो पुरानी टाइटल बंद कर रहे हो आप इंडिविजुअल बेसिस पे बंद कर रहे हो, और नई टाइटल जो जनरेट कर रही है वो आपको इंडिविजुअल बेसिस पे अलग से पेमेंट दे रही है, तो वो सीजीयू है। राइट, सीजीयू क्या होता था, समथिंग विच गिव्स यू सेपरेट मनी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट, तो वो सीजीयू होता था। राइट, ओके भाई, ये वाला क्वेश्चन ऐसा सेम अपना उसमें है आईसीएम बुक में, बट ऐसा सेम नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा उसकी वैल्यूज में चेंज है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि ये कहानी क्या है। कहते हैं कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट करी सेक्शन 8 में, उसका मेन ऑब्जेक्ट था भैया कि ट्रेड फेयर चलाना, ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन चलाना। अब 5% उन्होंने कॉन्टीजेंसी चार्जेस रखे, क्यों बेटा, वो बाहर से बंदे आते थे ना, झूला झूला झूला, मान लो ट्रेड फेयर है, झूले झूले, तो भैया हो सकता है भैया कल को नुकसान हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। अब उन्होंने उनका चार्जेस को लिवाई करने का मोटिव क्या था कि भैया कल को कोई अनफोर्सीन लायबिलिटी हो सकती है, किसी एग्जीबिटर को चोरी या सॉरी चोट लग सकती है, आग लगने से, टेररिस्ट अटैक लगने से, ऐसे कुछ आपको चोट लग सकती है। अब उसका मतलब है कि ये जो 5% चार्जेस आपने क्रिएट करे हैं, इसकी प्रोविजन बनाएं भैया, जरूर बना लो प्रोविजन, क्या फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो चार्जेस हैं, देखो इसके अंदर प्रोविजन कब बनती है, प्रोविजन बनती है अगर आप एक रिलायबल एस्टिमेट कर पा रहे हो, हाँ जी कर पा रहे हैं, क्या आप एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आप आपके पास है, हाँ जी है। आपको याद होगा मैं टर्म यूज करता था पीओई, पोए 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 बोलता था क्लास में मैं। पोए क्या होता था, पी से था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, दूसरा क्या होता था भैया आपके पास कि हम लोग को वहां पर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, तीसरा क्या था भैया कि उसके अंदर एक एस्टिमेट होना चाहिए था। अगर ये तीनों बातें होती हैं तो भैया आपके पास आपको प्रोविजन बनानी पड़ सकती है। अगर इन तीनों में से कोई एक बात नहीं सेटिस्फाई होती तो प्रोविजन मत बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, अगर आप इसका एस्टिमेट कर पाओगे भैया, मुझे बताओ टेररिस्ट अटैक कब होगा, क्या तुम इसका एस्टिमेट कर पाओगे, भगदड़ कब मचेगी, कितने लोग मरेंगे, तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, तब आप प्रोविजन तो बना नहीं सकते। तो नीचे लिखा है अगर प्रोविजन आपका नहीं बन सकता तो बताओ उसका बैलेंस शीट में जो आपने प्रोविजन बनाया उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। अब देखो प्रोविजन तो तुम बना नहीं सकते हो, तो क्या करते हैं, अगर तुमने प्रोविजन बना लिया तो उसको हम क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। भाई साहब क्या करते हैं, उसको प्रोविजन को क्या बना देते हैं, अगर प्रोविजन आपने कोई रॉन्गली क्रिएट करा है तो हम क्या करते हैं, उसका रिजर्व बना लेते हैं। राइट, तो याद रखना हम इसका प्रोविजन नहीं बना सकते, बिकॉज हम कोई स्टैम्पीड या टेरर अटैक का हम इसका ना अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान होगा उससे, तो हम प्रोविजन नहीं बना सकते, इसमें पोए सेटिस्फाई नहीं होता। अगर आपने प्रोविजन बना ली है तो आपको उसको रिजर्व में डालकर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे मुझे बताओ बेटा, यहां तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, ये बता दीजिए भाई, किसी को डाउट है कुछ, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई एंड दिस सेशन। हाँ बोलो मेरे भाई, क्या आ गया 12 में। ये वाला, हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। बेटा वो कुछ नहीं है भाई, कंपनी के पास 20 लाख का ओवरड्राफ्ट था दिसंबर तक, वो खाली ये कहना चाहता है कि आप यहां तक भैया ओवरड्राफ्ट के अंदर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ये देखो, अब ये 20 लाख का ओवरड्राफ्ट कैसे आ रहा था, इसको चेक करो। आप देखोगे भैया कंपनी जो है यहां पर ऑलरेडी, अगर आप देखोगे 12 लाख तो भैया क्यूमुलेटिव अमाउंट तक पहुंच गई है, मतलब कंपनी ने 20 लाख तक का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, 12 लाख तो कंपनी का दिसंबर में पहुंच गया है। तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, आपको खाली ये बताने की कोशिश है कि दिसंबर तक भैया तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करना है, जनवरी में नहीं करना, फेब और मार्च में इंटरेस्ट फिर से चार्ज करना है। ऐसा तो नहीं, जब 30 लाख भी ओवरड्राफ्ट हमने इसका कुछ नहीं करा। जब सरप्लस, याद रखना सरप्लस से तुम दोबारा दोबारा शुरुआत करते हो तो तुम ओवरड्राफ्ट को लेते हो इंटरेस्ट के लिए, उसके पहले नहीं लेते कभी भी। देखो ना यहां पर जब मैंने सरप्लस लिया, इसको चेक करो, ये देखो 1230 आ गया था, सॉरी ये 1230 मतलब 1280 आ गया था। अब जनवरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था,
फेब में मैंने 2 लाख का खर्चा और करा, बट मैंने ओवरड्राफ्ट अब मेरा 14 लाख है, मैंने 14 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करना है क्योंकि इसके पहले मेरे पास सरप्लस था। सो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट ओनली एट द टाइम ऑफ सरप्लस चार्ज होती है, अदरवाइज को कोई यूज नहीं करता क्योंकि हमारा बैलेंस हम पिछला निकालते जा रहे हैं। हाँ जी अवस्थी जी, क्लियर है? हाँ जी, क्या कर दूं? मेरे भाई मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे सपोज अब जनवरी में सरप्लस था ना मेरे पास, तो मेरा इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं हुआ। मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1280 188 है। अब मेरे को यहां पर इंटरेस्ट बताना है कितना कैपिटलाइज करना है। बट अब 1280 पे तो मेरे को, चलो ये तो अमाउंट बच्चा मेरा आना ही आना है, बट मेरा यहां पर 1280 और मैं 2 लाख मैंने और खर्चा कर दिया, तो मेरा वहां पर ओवरड्राफ्ट की अमाउंट मुझे 14 लाख रुपए ऑलरेडी गिवन है। आप एक काम करो यार, आप ना एक छोटा सा नोट लिख लो, रुको, आप एक नोट लिख लो छोटा सा, आपको याद रहेगा। अंडर AS 16 इसका नोट ही लिख लो। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड on monthly basis, then interest on overdraft, ये समझ जाओगे बेटा, IOD इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट is to be charged only after the month of surplus. In other periods, overdraft is not considered. And interest is charged on previous outstanding balance. मतलब मेरे भाई, मैं कहना क्या चाहता हूं, AS 16 के अकॉर्डिंगली अगर तुम इंटरेस्ट को कभी मंथली बेसिस पे चार्ज करते हो, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो होता है वो तभी लेना है जब आपके पास सरप्लस का मंथ होगा, उसके बाद ही आपने ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। अदरवाइज बाकी पीरियड्स में ओवरड्राफ्ट को कंसिडर नहीं करना है, इंटरेस्ट को हमेशा जो पिछले आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर चार्ज करते जाना है। अब देखोगे मैं हर बार इंटरेस्ट को पिछले आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे चार्ज करता जा रहा था। जैसे ही सरप्लस आया, मैंने सरप्लस के अगले महीने ओवरड्राफ्ट के अमाउंट पे इंटरेस्ट लेना है। अभी क्लियर हो गया भाई? चलो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं भैया, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू।